देवतुल्य भाइयों, मैं माँ शक्ति। स्वाध्याय चिंतन का आज हमारा क्रमांक है 263। और आज हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब, जो आज से 6 माह पूर्व आए थे। आप डायबिटीज के एक्सपर्ट हैं और आपका जो टॉपिक है वो है भ्रांतियां एवं उनका निस्तारण। आज इसका पार्ट 2 है। इससे पूर्व में आप पार्ट 1 ले चुके थे। अब हम आदरणीय NK नायब साहब, जो कि एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड हैं कानपुर से, हम उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब के विषय में कहें। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज हम लोग का 263वां सोपान है और आज तारीख है 16 जनवरी 2022। आज से ठीक 6 महीने पहले यानी 16 जुलाई 2021 को डॉक्टर साहब की पहली मीटिंग थी हम लोग के साथ और वो 78वां सोपान था। और आज 263वां यानी कि 185 दिन में 6 महीने कंप्लीट हुए। और अब डॉक्टर साहब से कहेंगे कि आगे से थोड़ा इसको क्वार्टरली करें, 3-3 महीने में करें, बहुत देर हो जाती 6 महीने में। डॉक्टर साहब ने इसमें MD किया हुआ और DM किया हुआ है एंडोक्राइनोलॉजी में, यानी कि बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं उनके या हार्मोनल ग्लैंड्स हैं उनके बारे में इनकी विशेषज्ञता है। और डॉक्टर साहब ने पिछली बार जो मीटिंग ली थी उसमें भी यही विषय था, डायबिटीज, भ्रांतियां एवं उनका निराकरण। आज भी वही उसका पार्ट 2 है। 6 महीने में इन्होंने जो पहले सिखाया, हम लोग को बताया, उसका क्या असर रहा उसके बारे में भी बात की जा सकती है। और उसके बाद आगे किस तरह से हमको अपना जीवनचर्या बनानी है उसके बारे में की जा सकती है। डायबिटीज एक बहुत कॉमन बीमारी है और इंडिया की जो फूड हैबिट्स है उसको देखकर तो ये कहा जाएगा कि मतलब ये कभी भी किसी को भी हो सकती है। और इसके क्या कारण होते हैं वो डॉक्टर साहब बताएंगे। जब क्वेश्चन आंसर होगा तब मैं इसे थोड़ा सा अपने जो मेरी भ्रांतियां उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर साहब का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब की विशेषज्ञता ये है कि अभी इन्होंने अपनी मेडिकल कंसेप्ट को हिंदी में भी, जो इनके पीछे बैनर भी लगा हुआ है, वो हिंदी में इन्होंने मेडिकल कंसेप्ट को क्लियर किया कि क्यों ना हम अपनी ही भाषा में बात करें, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो मेडिकल जो चीजें होती हैं, मेडिकल बीमारियां हैं या दवाइयां, या उनको हिंदी की अंग्रेजी में उनको बहुत क्लियर नहीं हो पाती हैं। वो सुन के हाँ करके, जैसे एक वर्ड था एनाटमी, तो मैंने एक बार एनाटॉमी कह दिया तो डॉक्टर मुझे कहा कि नहीं एनाटमी, अब हो सकता है कुछ और भी आगे उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया हो। तो वही हिंदी में कुछ कहा जाता तो शायद मैं ज्यादा अच्छी हिंदी में ज्यादा सही तरीके से प्रकट कर सकता था। तो ये कमियां रहती हैं हम लोग की अंग्रेजी में। तो उसको उन्होंने इसको मेडिकल कंसेप्ट को हिंदी में भी करने का एक नया बीड़ा उठाया है। उसके लिए इनका स्वागत है। हम लोग के लिए बल्कि कहें कि ये क्रांतिकारी कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं डॉक्टर साहब के अनुरोध करूंगा कि वो सब लोग अभी म्यूट रहेंगे। सबसे पहले वो अपनी पूरी बात डायबिटीज के बारे में, क्यों होती है, इसके बारे में क्या क्या लोगों की भ्रांतियां हैं, क्या लोगों के विचार हैं, क्यों डरते हैं इससे इतना, और अगर डरते हैं तो क्यों डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए तो क्यों नहीं डरना चाहिए, क्या क्या हम लोग अपनी जीवनचर्या बदल के इसको दूर कर सकते हैं, इनके विषय में बताएं। उसके बाद डॉक्टर साहब जब अपना उद्बोधन समाप्त कर लेंगे तब हम लोग सब लोग अनम्यूट होकर अपने अपने प्रश्न पूछेंगे। और उसमें मैं चाहूंगा कि जब कोई एक प्रश्न पूछ रहा हो तो बाकी जो नहीं पूछ रहे या तो म्यूट कर लें या फिर उस वक्त उतनी देर में शांत रहे, ताकि उनके बैकग्राउंड की आवाजें इसमें ना आए, क्योंकि कई बार बैकग्राउंड की बड़ी अच्छी अच्छी आवाजें भी आ जाती हैं। तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। हम आज के उद्बोधन में 263वें उद्बोधन में आपका स्वागत करते हैं। आइए। धन्यवाद अरविंद भाई साहब को, नरेश जी को और आप सभी मित्रों को, सभी बड़े लोगों को। उद्बोधन जो आपने शब्द कहा ये तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। मैं भाई साहब से पहले भी यही कह रहा था कि कुछ बोलना ये बड़ा मुश्किल कार्य है और मैं तो बहुत कमजोर हूँ इसमें। हाँ, अपने वैज्ञानिक विषयों पे आप मुझसे कहिए तो शायद मैं 12 घंटे लगातार बोल दूं, लेकिन वैसे कुछ भी बोलना मेरे लिए कम से कम बहुत मुश्किल है। जब कभी भी हम कोई चर्चा करते हैं तो उस चर्चा के 2 पहलू होते हैं। एक, मुझे क्या आता है, मैं क्या कहना चाहता हूं, और दूसरा, सामने वाले को क्या चाहिए। इन दोनों चीजों के बीच में जब कनेक्ट होता है तब तो कोई भी जो मीटिंग हो वो प्रभावी हो जाती है। और जब डिस्कनेक्ट होता है कि बैठे तो हैं
सुबह 6 बजे खोल के और कुछ आध्यात्मिक गोष्ठी का मूड है और चला दिया डिस्को का गाना, या रात के 9 बजे बैठे हैं और उसमें फिर दूसरा बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया, तो वो मामला फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए मैं भाई साहब से ये कह रहा था, मुझे इस दुविधा से निकालिए कि मैं कुछ बोलूं, इसके बजाय आप सीधे आप तोप की जो नाल है मेरी तरफ घुमाइए और एक एक करके बम दागते रहिए। कुछ झेल ले जाऊंगा, कुछ जवाब किसी का ठीक तरह से दे दूंगा, जो ना दे पाऊंगा उसमें मैं आपसे बता दूंगा कि भाई ये मुझे पूरी तरह से नहीं मालूम, मैं बाद में आपकी जो जो उसमें मैं कर सकूंगा वो करूंगा बस। तो इसलिए मैं बचने बोलने से अभी भी बचना चाह रहा हूँ। हाँ, एक बात जरूर मैं अभी भाई सबकी बातों में जो आई उसमें कहना चाहता हूँ कि जो एक मेरा सपना है, मेरा मिशन है कि मैं अपनी मेडिकल साइंस को सरल हिंदी भाषा में ला सकूं कभी, लोगों के प्रयास, लोगों के सम्मिलित प्रयास से, लोगों के सहयोग से। तो वो केवल इसलिए नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं समझ में आती। क्यों भाई, इंग्लिश नहीं समझ में आती, इंग्लिश समझ में आती, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर या वो सब नहीं है। ये हमारी भाषा है। जिस मिशन से आप लोग जो जुड़े हैं, जो आप चर्चा कर रहे हैं, वो अपनी भाषा में जितना अच्छे से कर सकते हैं दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अपना साहित्य, अपने गुरुजनों को जितना अच्छा हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं दूसरे में नहीं कर सकते। हम अगर अपनी भाषा में मजबूत नहीं होंगे तो हम वो अपना साहित्य कहाँ से पढ़ेंगे। अब आप एक बात ये समझिए, आज अपनी हम अगली पीढ़ी को ले लें, ये अंग्रेजी अंग्रेजी के चक्कर में हमारी अगली पीढ़ी अखबार नहीं पढ़ पाती हिंदी का। तो ये करके हम अपने समाज को किधर ले जाएंगे। गुरुदेव के विचार क्या वो कोई बच्चा पढ़ पाएगा? अखंड ज्योति का इंग्लिश संस्करण का इंतजार करते रहेंगे सब। तो ये चीज हमको अपनी मातृभाषा में एक उसमें रुचि पैदा करने है, उसमें अपनी जो क्षमता है वो पैदा करनी है। और उसको सिर्फ जो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज, उनको हम आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमें इस चीज को आगे लाने की आवश्यकता, और व्यवहारिक तो है ही, सबसे बड़ी बात यह है। तो कोई एक प्रश्न अगर कोई छोटा सा रख दे तो वहां से फिर बात निकलेगी, फिर चलती चली जाएगी। चलिए मैं अनम्यूट कर देता हूँ, कोई अगर वैसे कर लीजिए। यस, मैंने अनम्यूट कर दिया है। अनम्यूट कर दिया। नैब साहब अभी रखिएगा। यस, मैंने अनम्यूट कर दिया है। नैब साहब साउंड आपने खोल लीजिएगा, साउंड अपनी। सॉरी, आप खुल गए। डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज के कॉजेज में है, एक तो इंसुलिन ना बनना है, वो तो बड़ी कॉमन सी बात है। इसका रीजन कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज हो जाती है, और दूसरा रीजन कहते हैं कि ये जो स्टेरॉइड्स जो मतलब कंटिन्यूअसली लें उससे भी डायबिटीज हो जाती है। तो इसमें हम इसका जानना चाह रहे थे कि इनका कितना रोल है, स्टेरॉइड्स का और स्ट्रेस का, नंबर 1। नंबर 2, अगर यही कॉजेज हैं और जब हम इन कॉजेज को विड्रॉ कर लेते हैं, सपोज हमारा स्ट्रेस विड्रॉ हो जाता है या स्टेरॉइड्स को विड्रॉ कर लेते हैं कंप्लीटली आफ्टर ए लॉन्ग टर्म, कैन वी रिकवर फ्रॉम द डायबिटीज विदाउट मेडिसिन और नॉट? डॉक्टर साहब का म्यूट है। डॉक्टर साहब बोलिए साउंड। तो ये जो बात आपने रखी, ये तो मैं सपने में मेरे दिमाग में नहीं आती, और ना मैं इसको इतना विस्तार में बोलना पसंद करता। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, स्टेरॉइड एक ऐसी चीज है जिसको हमने विलन बना रखा है। तो पहली चीज तो प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी चीज ना वो अभिशाप है, केवल अभिशाप, और ना केवल वो वरदान है, केवल वरदान। हर चीज में कुछ अभिशाप कुछ वरदान, दोनों के सम्मिलित गुण मिश्रित है। स्टेरॉइड, उसको हम लोग ने इतना बदनाम कर रखा है केवल एक दो कारणों से, क्योंकि हम उसका मिसयूज करते हैं। जब हम मिसयूज किसी भी चीज करेंगे तब वह बदनामी उसमें आएगी, वो बदनामी के योग्य होगी। तो हम कहते हैं कि हमने, डॉक्टरों ने इतना स्टेरॉइड दे दे के कोरोना में और हमको डायबिटिक बना दिया। नहीं बनते आप, लेकिन तो उससे पहले ही आप राम राम हो गई होती।
स्टेरॉयड देने की आवश्यकता पड़ी, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था। हमें हमारे बॉडी को एक सब्सटेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता थी बाहर से, तब स्टेरॉयड दिए गए। स्टेरॉयड ना दिए जाते तो लंग्स कोरोना में वो सिकुड़ते जाते, उनके अंदर पानी भर जाता, उनके अंदर से गैस एक्सचेंज खत्म हो जाता और हम काल कवलित हो जाते। तो स्टेरॉयड हमारे लिए वो ऑक्सीजन के समान था। अब कोई भी चीज अकेली पूरी अच्छी नहीं होती, पूरी बुरी नहीं होती। स्टेरॉयड का काम क्या है कि जो सूजन शरीर में आ रही है उसको रोकना, उसको कम करना, उसको कम करने के प्रयास में प्रतिरोधक क्षमता को घटाती है। तो एक चीज को फायदा दे रही है, दूसरी चीज में भी हम उसको रोक के रखना होगा, इसीलिए उसके साथ में एंटीबायोटिक देते हैं। इम्यूनिटी को घटाती है और शुगर को बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। ठीक है, शुगर और ब्लड प्रेशर से हम बाद में लड़ लेंगे, साथ में उसके इंसुलिन जोड़ देंगे और चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। अब बात आती है कि हम कोरोना से ठीक हो गए, लेकिन डायबिटीज का वो एक गिफ्ट परमानेंट मिल गया। आपका प्रश्न है कि ये डायबिटीज जाती है या नहीं जाती है। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के बैकग्राउंड में हमें जानना होगा वो शरीर कौन सा है जिसमें स्टेरॉयड देने से डायबिटीज आई। स्टेरॉयड देने से डायबिटीज सबको तो नहीं होती, जिसको हुई इसका मतलब वो थोड़ा सा एट रिस्क था। एट रिस्क था, उसके बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा हिला हुआ था। अब वो हिला हुआ बैलेंस, वह उसकी बॉडी उसको दोबारा ठीक कर पाती नहीं, हमने स्टेरॉयड देकर उसको ज्यादा हिला दिया। अब उसके बाद अगर वो मजबूत हो गई बॉडी तो वो दोबारा नॉर्मल कर लेगी, मजबूत नहीं होगी तो वो हमेशा के लिए डायबिटीज रह जाएगी। तो जैसे हर महिला में जब वो गर्भ धारण करती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल बढ़ता है। तो जो अधिक उम्र की महिलाएं होती हैं, जो ओवरवेट महिलाएं होती हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री, माता पिता भाई बहन को शुगर हुई है, उस तरह की महिलाएं होती हैं, जो शारीरिक परिश्रम नहीं करती, उस तरह की महिलाएं होती हैं, उनको डायबिटीज हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। अब डिलीवरी हो गई, सारे हार्मोन ठीक होगा, उनकी डायबिटीज ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन माता जी ने भी वो बढ़िया बढ़िया गोंद के लड्डू खिला खिला के, मावे के लड्डू खिलाए, और सास जी ने भी लड्डू भी खिलाए और आराम भी कराया। तो उससे पता चला बहू का वजन जितना डिलीवरी के टाइम पे था, 2 महीने बाद उसमें 5 किलो और बढ़ गया। अब उसकी डायबिटीज ठीक क्यों नहीं हुई डिलीवरी खत्म होने के बाद? क्योंकि उसने खूब बढ़िया तरमाल खाए, क्योंकि उसने पूरा आराम किया, क्योंकि उसने 5 किलो वजन बढ़ा लिया, इसलिए उसकी डायबिटीज फिर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी नहीं गई। कोरोना होने के बाद यदि हम अपने शरीर को नॉर्मल प्रक्रियाओं पे दोबारा ले आए, वजन अगर बढ़ा लिया हमने, हम बहुत आराम करते रहे, चाहे कमजोरी के कारण ही करते रहे, हम भारी खाना खाते रहे, वो डायबिटीज वापस नहीं जाएगी। तो हमें उसको, उस बैलेंस को दोबारा मेंटेन करने के लिए, जो बात अभी आपने कही कि भारतीय, आरंभ में कही थी कि भारतीय खान पान से डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है, भाई साहब थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। भारतीय खान पान इतना खराब नहीं, इतना खराब नहीं था। जब से उसमें विदेशी तड़का लगा तब से वो ज्यादा खराब हुआ। सबसे बड़ा खराबी तो ये हुई कि हमारी जो एक पीढ़ी पहले और 2 पीढ़ी पहले हम बहुत शारीरिक परिश्रम करने वाले लोग, बहुत सक्रिय लोग थे, जो अब की निष्क्रिय, आलसी और मक्कार लोग हो गए हैं। तो जो हमारी मक्कारी है, स्वभावगत हमारी कमजोरियां हैं, यह हमारी डायबिटीज की संभावना को ज्यादा बढ़ा रही है। हमारे खाने से भी घी तेल चिकनाई की मात्रा हम ज्यादा लेते हैं, डायबिटीज की संभावना बढ़ रही है। शारीरिक परिश्रम हम नहीं करते, डायबिटीज की संभावना बढ़ रही है। और टेंशन खूब पाले रहते हैं, जो कि उस पर और सोने पे सुहागा करा देती है। तो हमें अगर कोविड के बाद, स्टेरॉयड के बाद होने वाली डायबिटीज को ठीक करना है तो हमें बिल्कुल इसका ठीक उल्टा काम करना पड़ेगा। एक ही चीज है जो हम नहीं कर सकते कि हमारी उम्र 60 वर्ष है तो उसको हम दोबारा 40 नहीं कर सकते। तो उम्र के साथ डायबिटीज की संभावना बढ़ती है, वो बढ़ी रहेगी, लेकिन बाकी फैक्टर्स को हम अपने इसमें अगर ठीक करेंगे तो काफी लोग हैं जिनमें ठीक हो चुकी है ऑलरेडी, और काफी लोग हैं जिनमें वो अगर करना चाहें तो अभी भी घटा सकते हैं। 20-25% व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनमें वो परमानेंट रह जाएगी, लेकिन अधिकांश में वो हो सकती थी जो हमारी कमियों से नहीं। जी दूसरा था डॉक्टर साहब वो स्ट्रेस ओरिएंटेड
ये भी जब ये कोविड तो अभी आया है, स्टेरॉइड्स ना भी लिए हो, कई लोग को बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है काम का, घर की कुछ टेंशन है, उसकी वजह से भी कहते हैं डायबिटीज हो जाती है। उसका क्या, वंस द स्ट्रेस इज विथड्रॉन, कैन इट बी क्योर्ड? मैंने अखंड ज्योति में ही पढ़ा है, चिंता चिता के समान होती है जी। तो चिंता सभी को होती है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन उस चिंता में चिता का रूप जो है वो हम स्वयं देते हैं। तो चिंता तो ठीक है, चिंता अच्छी है, चिंता एक ड्राइविंग फोर्स होती है। चिंता हमें काम करने के लिए और बेहतर काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें एक पुश देती है। लेकिन उस चिंता कुछ चिता में बनाएंगे तो फिर तो शुगर भी आएगी, ब्लड प्रेशर भी आएगा, हार्ट अटैक भी पड़ेगा और उनसे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो चिंता को सर पे नहीं चढ़ने देना। अब कहना आसान है, वैसे नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है चिंता तब चिता बनती है जब हम प्रभु पे, परमात्मा पे विश्वास खो देते हैं, जब हमारे ऊपर कोई सहारा नहीं रह जाता, हम बिल्कुल उस पे से अपना विश्वास डिगा देते हैं, तब चिंता आती है। जब तक हम आस्तिक हैं, सही मायने में आस्तिक हैं, तब तक चिंता हमारे ऊपर हावी नहीं होती। तो चिंता रहेगी तो शरीर में जो हार्मोनल परिवर्तन होंगे वह अवश्य रूप में ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, शुगर बढ़ाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, हार्ट अटैक, पैरालिसिस की संभावना बढ़ाएंगे। और डॉक्टर क्या करेगा? एक नींद की गोली दे देगा, नींद की गोली दे देगा, सुला देगा। तो क्या उससे हमने चिंता को ठीक किया? नहीं, ये सब केवल पैरासिटामॉल है कि दीमक लगी हुई मेज है, उसके ऊपर हमने ऊपर से रंग रोगन करके, पॉलिश करके अंदर की कमजोरी ढाक दी। अंदर की कमजोरी गई नहीं है, तो वह तो हमको स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अतिरिक्त इन चीजों का कोई निराकरण है ही नहीं। हमारे पास आपको स्वभाव को ठीक करने की कोई दवा नहीं है। हम केवल आपको जितना आप चिंतित होते जाएंगे उतना हम आपके ब्रेन को और ट्रैंकुलाइजर दे दे के हम उसको नीचे बैठाते जाएंगे बस। तो ये कोई इलाज है ही नहीं, लेकिन हम और करें क्या? कारण कोई ऐसा है ही नहीं। 4 लोग हैं, एक व्यक्ति उसी में बात को कैजुअली लेता है, दूसरा उसी बात पे थोड़ी चिंता करता है, तीसरा सर पे उठा लेता है। तो वह तो सब चीजों को खराब करेगा। निकलना हमको स्वयं है। डॉक्टर आपकी जो आप लक्षण बताते जाएंगे उनके लक्षणिक उपचार करता जाएगा, वो आपको ठीक नहीं कर सकता किसी को। तो ये हावी पड़ने से, तो इसीलिए आज अगर जो एक डायमेंशन जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, हमें अब प्राणायाम करने को कहा गया, हमने उस प्राणायाम में केवल इधर सांस ली, इधर से निकाल दी, इधर से ली, इधर से छोड़ दी, हम यही करते रहते हैं। तो क्रियाओं में हम ध्यान देते हैं, लेकिन जो उसका मेंटल कनेक्ट है हम वो नहीं करते, तो चिंता नहीं जाएगी। तो हम योग को योग रखते हैं तब तक तो कुछ हो सकता है, लेकिन योग को हमने जब से योगा बना दिया तब से हर चीज को फिजिकल क्रिया में बदल दिया। हमने उसमें अपनी आत्मशक्ति को तो अलग ही कर दिया, आत्मशक्ति को अलग कर दिया, तो उससे कोई हम कभी लाभ नहीं उठा पाए। क्योंकि जब तक जो कहा कि क्या है, चित्त की वृत्ति का निरोध योग कहलाता है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त की वृत्तियां, चित्त तो मन है ना, मन की चंचलता, जब तक उसको हमने नहीं बदला तब तक हमने योग कहाँ किया। हमने योगा जो बनाया है वो सब फिजिकल एक्टिविटी की, हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, आसन लगाओ, सांस लो, सांस छोड़ो, उसमें चित्त नहीं आता। तो चित्त को जोड़ना होगा हमें, तब वो योग बनेगा, तब उससे हमारे कर्मों में कुशलता आएगी, योगा कर्मसु कौशलम, और तब हम जो योग है वो मोक्ष और निर्वाण की तरफ, उस तरफ ले जाएगा, अदरवाइज नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त साइकोलॉजी को अपने नियंत्रित करने के माध्यम से करें, लेकिन फिजिकल बॉडी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें अपने जो मानसिक शरीर है उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। चिंता इस वक्त सारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है, और हम तो केवल आपको स्लीपिंग पिल दे सकते हैं अलग अलग नामों से, और कुछ नहीं कर सकते। मेरा से डॉक्टर साहब थोड़ा सा सवाल मैं उसको और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सपोज किसी को कोई किसी रीजन से एकदम से स्ट्रेस होता है, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया या घर में कोई
परिवार में किसी का लॉस हो गया, somebody is gone, और उसका स्ट्रेस है, वंस उसकी वजह से भी कई लोग को एकदम ऐसे स्ट्रेस आ जाते हैं कि उसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। वंस दैट स्ट्रेस इज गॉन बाय इटसेल्फ, अपनी साइकोलॉजी ठीक कर लिया, सोच लिया, या लॉसेस का बाद में पता चला रिकवर हो गए हैं, हमारा एक्सपोर्ट में लॉस हो गया था वो बाद में रिकवर हो गया, स्ट्रेस इज गॉन, नाउ आई एम नॉर्मल, तो विल द डायबिटीज कॉज ड्यू टू सच स्ट्रेस बी विथड्रॉन वंस दैट कॉज इज विथड्रॉन? वो मेरा थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन था। ये भी पुराने वाले क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन हो गया। अच्छा ठीक है। कोविड होने के बाद, स्टेरॉइड होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद जो डायबिटीज हुई, ब्लड प्रेशर हुआ वो अब ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, सब कुछ हमारे शरीर पे निर्भर करता है कि हमारा शरीर की पोजीशनिंग अब कहाँ है। हाँ। हम वो बैलेंस के कितना करीब है, बैलेंस से कितना दूर है, और दूर जो है तो उसको हम कितना पास ला पाते हैं। हमें हमारे पास आने वाले जो डायबिटीज के व्यक्ति हैं तो उनमें हम क्या देखते हैं कि 100 किलो वजन है, 100 किलो वजन के साथ में आए। अब 100 किलो वजन के साथ व्यक्ति को कल डायबिटीज हुई, 500 शुगर है, वो मेरे पास आ जाया, वो वजन घटाता जाए। 100 में से 80 लोगों को किसी दवा की आवश्यकता नहीं है, केवल जीवन शैली के नियंत्रण पे वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन 99-98 दवा खाते हैं। 80 ठीक हो सकते हैं दवाओं के बगैर, लेकिन 99 दवा खाते हैं। कहाँ कमी है? कमी हम उनको वह समझा नहीं पाए, और वो समझ नहीं पाए, और समझ भी लिया तो कर नहीं पाए, बस इसकी कमी है। तो यदि हम वो काम कर लेंगे तो हमें उसके रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। वेरी क्लियर। होता यही कि हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज से बेहतर समझते हैं एक छोटी सी गोली खा लें, वो ज्यादा आसान लगती है, बस वही उसी वजह से दवाइयां बढ़ती जाती। थैंक यू। एक कथा मैंने सुनी थी, पढ़ी थी, अगर आप 2 मिनट ले सकता हूं तो मैं उसमें वो करूं। आराम से सर। जो चिंता और इसकी जो हमारी मानसिक संतुलन और इसकी बात में करूं तो एक बुजुर्ग बाहर गए हुए थे, लौट के आए, तो जैसे ही घर के पास पहुंचे तो देखा, लोगों ने कहा बाबूजी बाबूजी जल्दी आओ जल्दी आओ, तो हड़बड़ाते हुए गए, देखा देखा घर में आग लगी हुई है। हाय वही बुक्का फाड़ के दौड़ने लगे, घर जल गया, क्या हुआ, सब ठीक है कि नहीं? बेटा दिखा, पत्नी दिखी, बहू दिखी, सब बाहर खड़े हुए और सबने उनको चुप कराया। बेटे ने कहा बाबूजी परेशान नहीं होइए, जो होना था हो गया, लेकिन आपको एक राहत के बात बताऊं, मैंने अभी 3 दिन पहले ये मकान बेच लिया था। बाबूजी के आंसू सूखे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। चलो बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, बड़ी रक्षा की उसने, वो ठीक है, वो है। तो बाबूजी शांत हो गए। तो बेटे ने कहा लेकिन पिताजी बेच तो दिया था, लेकिन अभी कागज पक्के नहीं हुए थे। और बाबूजी के दोबारा आंसू, उड़ना, हाय हाय हाय, मर गया, लुट गया, मर गया। तो सिचुएशन वही थी जी जी, लेकिन 5 मिनटों में सिचुएशन 3 बार बदल गई। एक बार रो रहे थे, चुप हो गए, एक बार चुप हो गए थे, फिर रोने लगे। सेम सिचुएशन। क्यों? हमारा अब वो बिक गया ना, मेरे सर से बला टल गई है, तो ठीक है, दूसरे नुकसान हुआ तो मेरी बला से, और फिर वो बला मेरे सर पे आ गई तो फिर हम हो गए। तो ये हमारा उससे, अब अरविंद भाई साहब भी कहते हैं वही कि हमारा जितना जुड़ाव होगा सांसारिक वस्तुओं से और संसार से, उस जुड़ाव, उस मोह माया, उसके कारण से हम ये चिंताग्रस्त होते हैं, और अदरवाइज चीजें वही हैं, कोई अंतर नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर से अच्छा प्रकृति के करीब, भगवान के करीब कोई नहीं है, क्योंकि हम तो जब सही है, बात बिल्कुल सही है। के साथ, पीड़ा के साथ होते हैं उसकी, तो हर क्षण हम भगवान का दर्शन करते हैं। हमारी कुव्वत नहीं कि हम किसी पेशेंट को ठीक कर पाए। वही जैसे घर जल रहा था, वही स्थिति हमारी होती है। सेम काम किया, एक पेशेंट मरता मरता और खड़ा हो गया, सेम काम किया, दूसरा अच्छा भला मरीज राम राम हो गया। तो हमसे अच्छा भगवान की महिमा को कोई नहीं जानता। बिल्कुल, ये आप हर समय जूझते हैं इस चीज से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किस लेवल से हम लोग मेडिसिन शुरू करें, मतलब हमारा लेवल हम कैसे जांचें? मान लिया मैं अपने आप को प्री डायबिटिक हूँ, जिस तरह से मुझे मालूम है, मैं चेकिंग करती रहती हूँ, अपना चेक करती रहती हूँ, तो हम कैसे जांचें कि हमें मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए? अभी 2 ईयर से मुझे पता चला है, तो मैं इसे डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती हूँ, और थोड़ा सा दौड़ भाग तो मैं पूरे दिन करती हूँ,
तो उससे रहता है लेवल में ही चल रहा है, लेकिन हम मतलब अगर हमें लेवल क्या रखें, क्या होगा कि हमें मेडिसिन लेनी चाहिए? नॉर्मल लेवल होता है शुगर का खाली पेट 100 और भोजन आरंभ करने के ठीक 2 घंटे पर 140। तो 100 और 140 ये हमारा नॉर्मल है। जितना हम 100 और 140 के अंदर रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, आनंद पूर्वक अपने जीवन बिताएंगे। और जितना हम 100 और 140 के ऊपर होंगे, उतना हम बीमार होंगे और परेशानियों के साथ में अपना समय बिताएंगे, अपना जीवन बिताएंगे। तो यदि हमने स्वस्थ रहना है, तो जो भगवान ने हमारे लिए जो रेखा खींच के भेजी है, उस रेखा के अंदर रहना है। अब होता क्या है, अब भैया आज तो देखो घर में फंक्शन था, आज खा लिया इसलिए आज बढ़ गई। अच्छा भैया देखो 2 दिन से सूर्य नहीं निकले ना, तो इसलिए बाहर घूमने नहीं जा पाए, इसलिए बढ़ गई। अच्छा भैया देखो आज तो हम बीमार थे ना, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए बढ़ गई। तो हमारे पास जो जो हम किसी भी वजह से, वजह तो शरीर तो नहीं जानता, शरीर तो ये कह रहा है कि मुझे 100 और 140 में रखोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और जितना ऊपर छोड़ दोगे उतना फिर देखो मैं कैसा बवाल काटूंगा। तो हमें स्वस्थ रहना है तो 100 और 140 के अंदर रहना है। इसमें दवाओं का कोई वो नहीं आता। आप किसी भी तरह से 100 और 140 के अंदर रखिए, अपने खान पान परहेज से रखिए, अपने शारीरिक परिश्रम से रखिए, अपनी मानसिक संतुलन को ठीक रख के रखिए, अपने बढ़े हुए वजन को घटा के रखिए, आयुर्वेदिक औषधि से रखिए, झाड़ फूक तावीज से रखिए, घरेलू नुस्खों से रखिए, या अंग्रेजी दवा से रखिए, इंसुलिन से रखिए। ये इससे कोई मतलब नहीं। नियंत्रण में रखेंगे तो जीवन सफल रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज जो आपने नहीं पूछी मैं जरूर जोड़ दूं। एक व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर चल रहा है, मैंने पिछले सेशन में भी शायद इसकी चर्चा की थी, कि डॉक्टरों ने पिछले 20 सालों में 140 शुगर को घटाते घटाते 110 लाए, फिर 100 कर दिया। तो ये हमेशा नई शुगर की वो बता देते हैं, और इसके कारण से लोगों को एक रात में ये लाखों लाखों डायबिटिक बना देते हैं और सबको दवा खिलाते हैं। ये खूब सुन रहा हूं मैं। तो दूसरा एक मैसेज जो खूब चलता है कि अमेरिका में 180 शुगर नॉर्मल बताते हैं, कुछ लोगों में 200 भी नॉर्मल बताते हैं। ये डॉक्टरों ने यहाँ अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में 140 कर रखा है उसे, कि इस पे दवा खिलाओ और इस पे हल्ला मचाते हैं। ठीक है, ये बताइए बहन जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं 100 में? कितने नंबर लाने पे? 33%। 34। ठीक है, 34। आपका बच्चा 35 नंबर लेके आएगा तो आप मोहल्ले में दवा मिठाई बांटेंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आप तो बच्चे का मानसिक शोषण कर रही हैं। बच्चे को सरकार ने कहा है, समाज ने कहा है कि 34 पे उसको मैं पास कर रहा हूँ, और 35 पे बच्चे को धिक्कार रही है कि तेरा क्या होगा। क्यों धिक्कारेंगे? तो नहीं, लेकिन वो उससे डाउन भी जाएगा ना, फिर थोड़ा सा तो उसे अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। नहीं? तो 35 पे आप मिठाई क्यों नहीं बांटती हैं? मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे मिठाई मिलेगी नहीं मिलेगी 35 नंबर पे? संतुष्टि, आप संतुष्टि के लिए कह रहे हैं। तो बात ये वाली आ गई कि 35 नंबर पे आप जानते हैं उस बच्चे का आज की तारीख में लाइफ में कोई काम नहीं होगा। हमारे पूर्वजों की, हमारे पहले की जनरेशन में 50 नंबर पे गुड सेकंड डिवीजन कह के लोग खुश होते थे, और 60 पे आ जाए तो मोहल्ले में बिल्कुल उसको कंधों पे उठा लिया जाता था। आज हमारे बच्चे को हम 80 पे भी कहते हैं बेटा देख ले, मेहनत कर ले यार, 90 के नीचे कुछ होगा नहीं। तो ये हम बच्चे का शोषण नहीं कर रहे। समय बदल गया। उस वक्त का 50-60 नंबर लाया हुआ व्यक्ति समझदार, जानकार, और उस तक के हिसाब से काम कर लेता था। आज 80-90 नंबर वाला नहीं कर पा रहा। अब इसमें क्या अंतर आया हेल्थ की दृष्टि से देखें। पहले हमारे 60 साल पे हार्ट अटैक पड़ते थे, आज हमारे 30 साल पे हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। वो डॉक्टर हार्ट अटैक डाल रहा है क्या? डॉक्टर की जो ब्लड शुगर की लिमिट है वो हार्ट अटैक डाल रही है? नहीं। आज का व्यक्ति जब 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक लेके आ रहा है, तो उसको बचाने के लिए मैं वो क्राइटेरिया कैसे रखूं जो आज से 30 साल पहले और 60 साल वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक बनाने के लिए रखता था। तो आज हमें आज की परिस्थिति के अनुसार सारे क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे।
क्योंकि आज का रहन सहन, आज का खान पान, आज का मेंटल स्ट्रेस सब ज्यादा खराब हो गया है। इसलिए हमें अपनी नॉर्मल सीमा के ज्यादा समीप रहने की आवश्यकता है। अब पुरानी उससे काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जी। तो जब आवश्यकता हो तब हमें, हमारा उद्देश्य दवाओं से बचना नहीं है, हमारा उद्देश्य दवा लेना नहीं है, हमारा उद्देश्य स्वस्थ रहना। तो उसके लिए हम कब दवा शुरू करें, इसके बजाय हम ये करें कि हम क्या करें कि दवा शुरू ना हो। क्या हम अपने आप को बॉर्डर पे देखते हुए हमने अपना टहलना बढ़ाया? क्या हमने अपने आप को बॉर्डर पे देखते हुए खान पान में परहेज बढ़ाया? क्या है हमने उसके बाद अपना वजन घटाया? अगर हमने ये नहीं किए तीन, तो हम तो चौथी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भैया, जब ऊपर जाएगी तो दवा खा लेंगे। दवा भी खा लेंगे और फिर गाली भी देंगे, जब जितनी बार जाओ एक दवा बढ़ा देते हैं। क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं दवा कब खाएं। हम ये नहीं इंतजार कर रहे कि दवा को कैसे रोकें, वो प्रयास नहीं कर रहे। बस यही हमको सोच में बदलाव लाना है अपनी, कि हम क्या करें कि हमें वो उस नौबत पे ना पहुंचना पड़े। आज डायबिटीज हो गई तो क्या करें कि हमें एक तीसरी दवा की गोली की जरूरत ना पड़े। 3 हो गई, क्या करें कि हमें इंसुलिन की जरूरत ना पड़े। इंसुलिन जुड़ गई तो क्या करें कि हमें आईसीयू में भर्ती होने की जरूरत ना पड़े। आईसीयू में भी जाना पड़ गया तो हम क्या करें कि दूसरी बार आईसीयू में ना जाना पड़े, आपकी डायलिसिस पे ना जाना पड़े, आपकी पैर कटवाने ना जाना पड़े। तो हम अगले स्टेप को रोकने का, उससे बचने का वह कार्य करें, तब हम अपने आप को एक स्वस्थ जीवन की तरफ ले जा पाएंगे। जी बताएं। डॉक्टर साहब एक प्रश्न है कि एज के मुताबिक कोई स्टैंडर्ड जैसे 100 है, 100 60 साल वाले का थोड़ा सा 110 120 हो सकता है, या अपर लिमिट थोड़ी बढ़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन एज। जैसे प्रेशर, ब्लड प्रेशर कहते हैं 60 प्लस 80 प्लस एज ऐड कर लो, वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो ऐसे ब्लड शुगर डायबिटीज में भी ऐसा है कुछ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी उम्र बढ़ती जाए उतना हमें अलाउंस पेशेंट को मिलता जाना चाहिए। डॉक्टर को अलाउंस देंगे कि जितनी एज बढ़ती जाए उतना, अगर पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी पूछ रहा हूँ कि इतनी एज बढ़ती जाए तो इसको मैं ना बचा पाऊं, तो वह अलाउंस डॉक्टर को मिलेगा क्या? नहीं, सिस्टम तो 100% परफेक्ट नहीं है। जो 40-30 साल वाले का है वो 60 साल वाले का तो हो नहीं सकता। बिल्कुल तो सही उसमें बात है। थोड़ा, लेकिन अगर हम अलाउंस जितना हम लेके चलेंगे उतना हम अपना आगे टारगेट लूज करेंगे। इसके लिए हमें साथ में तैयार रहना होगा। क्योंकि ये बात सही है कि उम्र के साथ शुगर भी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, लेकिन साथ साथ हार्ट अटैक भी बढ़ता है, हार्ट फेल भी बढ़ता है, किडनी फेल की संभावना भी बढ़ती है, और राम राम की संभावना भी बढ़ती है। तो जितना हम टारगेट लूज करेंगे उतना उन चीजों को भी हम अपने पास बुलाएंगे। हम टारगेट तो लूज करने के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते। तो हम जितना अपने आप को सामान्य रखेंगे उतना हम सुखी रहेंगे। जितना हम सामान्य से दूर होंगे उतना एट रिस्क बढ़ते जाएंगे। तो उस रिस्क के लिए हमें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। हम इधर अलाउंस ले रहे हैं तो उधर भी अलाउंस देना पड़ेगा। ये बात सही है, लेकिन एक बात दूसरी भी है। जो बात आपने उदाहरण दिया था कि एज के हिसाब से 180, कुछ लोग कहते हैं इसमें 100 जोड़ लो, कुछ कहते हैं इसमें 80 जोड़ लो, कुछ कहते हैं इसमें ये घटा दो, इतना नॉर्मल है। भाई साहब, ये जो हमारे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये 4 महीने हैं, ये 4 महीने सर्दियां जिस जोन में हम लोग रहते हैं एकदम पीक पे होती है। इसमें ब्लड प्रेशर एकदम शूट करता है। और ये 4 महीने, एक कहावत मैंने सुनी थी कि जाड़ा निकल गया इसका मतलब बुजुर्ग का 1 साल बढ़ गया। क्योंकि इस जाड़े में, इस बीपी के सर्ज में हार्ट अटैक, हार्ट फेल, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, ये 4 खट 5 मिनट के अंदर और काम कर गए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस पीरियड में ब्लड प्रेशर को बहुत सीरियसली हम मॉनिटर करें। 130-80 हमारी लिमिट है। हम जितना उसके पास रखेंगे उतना ब्रेन हेमरेज का रिस्क, फालिज का रिस्क बचा लेंगे।
उतना हार्ट अटैक, हार्ट फेल का रिस्क बढ़ा देंगे। और जितना हम कहेंगे कि 80 की एज है, 80 + 100 180 तक नॉर्मल है, तो 180 पे ब्रेन हेमरेज भी नॉर्मल है, उस पैरालिसिस भी नॉर्मल है, हार्ट फेल भी नॉर्मल है, हम उसके उतना पास चले जाएंगे। तो हमें सामान्य के पास रख के ही जितना हम रख सके, हम ना रख पा रहे हैं तो हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन हम पहले से ही टारगेट अगर लूज लेके चलेंगे तो हम आफतों को बुलाएंगे। बहुत सही, थैंक यू सो मच। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी सर, वागी बोल रहा हूँ सर। सर मेरी क्वेरी थोड़ी सी अलग है। मैं एडवोकेट हूँ। पिछले कोरोना काल में फिजिकल बहुत कम हो गया है, लेकिन ऐसा क्या सिस्टम है कि मैं डायबिटीज की रेंज में आ गया हूँ कि टेस्ट के बिना मुझे क्या महसूस होगा जिससे मैं ये सोचूं कि अरे मुझे डायबिटीज हो सकती है, बिना टेस्ट कराए कैसे सिम्टम्स हैं सर? जो सिम्टम्स की प्रतीक्षा अगर हम करते हैं, देखिए हम एक जना हमसे कहे कि अच्छा ये बताओ कि वो क्या सिम्टम होगा जब मैं कहूँ कि मुझे टीबी हो गई है, तो आप याद करिए पुरानी पिक्चरों में आता था कि खांसने में रुमाल रखा, रुमाल में खून आया तो उसे छुपा लिया कहीं फैमिली देख ना ले, इसका मतलब टीबी हो गई और अब तो भुवाली सेनेटोरियम में पहुंचा दिए जाएंगे, वहीं राम राम हो जाएगी। क्यों? जब खांसी में खून आ जाएगा इसका मतलब फेफड़े का इतना हिस्सा गल के वहां पे कैविटी बन गई और अब तो राम राम वाला दिन आ गया। तो अगर हम सिम्टम की प्रतीक्षा करेंगे तो सुनिए डायबिटीज में सिम्टम क्या होते हैं। यहाँ पे ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस का सिम्टम होता है, पता चल जाएगा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो गया। यहाँ पे आंखों की रोशनी जाने का सिम्टम और कैटरेक्ट बन जाने का सिम्टम होता है। कैटरेक्ट आप निकाल देंगे, लेकिन ब्रेन अगर आईज में रेटिना में हेमरेज हो गया तो राम राम हो गई आंख की। यहाँ पे हार्ट अटैक और हार्ट फेल का सिम्टम होता है, बताती है डायबिटीज, बताता है ब्लड प्रेशर, बताता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन बहुत लेट बताता है, बॉर्डर लाइन के बाद। बॉर्डर लाइन तो बॉर्डर लाइन नहीं, ये तो बाउंड्री लाइन के भी बाद बताता है। बहुत खेल हो चुके होते हैं और फिर आप कहते हैं भाई इसे ठीक करो, अब ठीक नहीं होती, फिर तो अब तो इसके साथ जियो। एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है, डॉक्टर साहब मुझे पता चल जाता है जब मेरी शुगर बढ़ती है। ये अच्छी बात है, एक बार पता चलता है, 10 बार नहीं पता चलता है ना। जैसे अरविंद जी कहें कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है मुझे पता चल जाता है कौन गड़बड़ कर रहा है, तो बिना तहकीकात, बिना इन्वेस्टिगेशन अगर हमें पता चल जाता है तो एक ही दो का पता चलता है शहर में, जो 100 दूसरे घूम रहे हैं उनका नहीं पता चलता कि वो कितना कितना गड़बड़ किए हुए हैं। तो सिम्टम्स बेस्ड जो काम होंगे वो बहुत लेट पता चलेंगे, सिम्टम बेस्ड काम नहीं करने। आज हमारे पास अगर सुविधाएं हैं तो आज हम क्यों करें, जब सुविधा नहीं थी तो करने पड़ते थे, मजबूरी थी। इसलिए आज हम उसको नियंत्रण में जो जो पैरामीटर है उसको देख लें, और अब ऐसा भी नहीं, ये सब पैरामीटर बहुत इजीली उपलब्ध हैं, आसानी से उसको हम करें और एक्यूरेट काम करें जिससे हमें उनका पर्याप्त जानकारी मिले। जी सर डॉक्टर साहब पुट इट लाइक दैट, सपोज मैंने 6 महीने पहले कराई, मेरी नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल आई, तो मैं एज फैक्ट सपोज आई एम 60, तो मैं अब कितने दिन बाद फिर कराऊं चेक? ये बहुत जेन्युइन सवाल है, बहुत बढ़िया। कि जो व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको पहले से कोई परेशानी नहीं है, उसको हम यंग व्यक्ति को कहते हैं कि 3 वर्षों में एक बार आपने करा लिया, 30 साल के हो 3 वर्षों में करा लिया, ठीक है। 60 साल के हो तो मैं कहूंगा साल में एक बार अवश्य कराते रहें, वो काम चलता रहेगा। जिस व्यक्ति को शुगर है, एक व्यक्ति शुगर है, उसने अपने आप को, लेकिन जैसे अभी बहन जी कह रही थी, उसने अपने आप को जीवन शैली को नियंत्रित करके उसको ठीक बनाए रखा है, तो अभी दवा वगैरह नहीं ले रहे, तो ऐसा व्यक्ति अगर माह में एक शुगर कराता रहे, एक बार भोजन के पहले हो गई खाली पेट, एक बार भोजन आरंभ करने के 2 घंटे बाद हो गई। अच्छा, भोजन के 2 घंटे बाद वाली में बड़ा चक्कर है, हमने सुबह चाय और 2 मैरीगोल्ड के बिस्किट खा के हमने कहा हो गया नाश्ता, 2 घंटे बाद करा ली, और दोपहर में 3 रोटी भी खाई, चावल भी खाए, दाल भी खाई, एक सूखी सब्जी भी खाई, थोड़ा रायता भी लिया है, और चल उसके बाद फल भी खाए। वो हमने देखा नहीं कभी। तो हमें भोजन के बाद वाली में ये बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारा मेजर मील होता है उसके बाद वाली शुगर होनी चाहिए। हमने खाली पेट देखी, चाय बिस्किट पे देखी, डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद ये बताओ कि मुझे ऐसा क्यों हुआ,
मेरी शुगर तो ठीक चल रही थी, शुगर हम ठीक तरह से नहीं देख रहे थे, मेजर मील के 2 घंटे पे देखे। तो जो जितना गड़बड़ है, जो बिना दवा के ठीक चल रहा है, माह में उसने एक खाली पेट भरे पेट देख ली। जो ज्यादा गड़बड़ चल रहा है उसने सप्ताह में एक बार देख ली। जो बहुत गड़बड़ चल रहा है, जिसमें हम दवाएं ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसको हमें कई बार रोज 2 दिन में एक बार दिखवानी पड़ती है। जो आईसीयू में लेटा होता है उसको हमें हर घंटे पे चेक कराना पड़ता है। तो जितना हम, जो हमारी जो पूरा परिवेश है उसको देखते हुए जितनी गड़बड़ियां हैं, जितना सीरियसनेस है, उतना ज्यादा चेक करने की जरूरत है। आपके लिए वर्ष में एक बार शुगर की जांच करा लेना, कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लेना पर्याप्त है। ब्लड प्रेशर थोड़ा जल्दी देखते रहना चाहिए, महीने में एक बार, जिसको नहीं है उसको महीने में एक बार चेक कराता रहे, उतना पर्याप्त है। जिसको ब्लड प्रेशर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कम से कम दिन में एक बार जरूर देखता रहे। अनियंत्रित है दिन में 2 बार देखे, क्योंकि ये 4 महीने ब्लड प्रेशर के साथ बहुत भारी होते हैं, बहुत ध्यान रखना है जी। थैंक यू सर। एक छोटा सवाल आपसे कि जैसे 8-9 साल से डायबिटीज है और आपने मुझे हार्ट की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने अटोर्वा 0.5 स्टार्ट कर दी, तो क्या ऐसे में बहुत से लोग, जबकि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो एहतियातन अटोर्वा 5 में ले रहा हूँ आपके कहने से, तो ये सही रहता है? देखिए, बातें सारी वही हैं कि हम लाइफ में हर फील्ड में एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आपने LIC की पॉलिसी करा रखी है। अब बेटे ने कहा, पापा ये बताओ 30 साल से प्रीमियम देते जा रहे हो, आज तक तो मिला नहीं मुझे, तो ये ठीक है? गाड़ी, अच्छा यहाँ पे तो चलो ठीक है, जब भी होगा तो उसके बाद मिलेगा, तो आशा बंधी हुई है। गाड़ी की जो हम देते जा रहे हैं वो तो लैप्स हो गई। तो 30 साल से गाड़ी चला रहे हैं, इतना इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया हमने। क्यों दे दिया? क्योंकि एक कैलकुलेटेड रिस्क है कि ये हम करा रहे हैं, इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस है, उसमें वापस कुछ नहीं मिलना। हमने 10,000 रुपए की गाड़ी की इंश्योरेंस कराई, लेकिन इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग जो मुझे 4-5 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा, वो 10,000 से बहुत ज्यादा होगा। हम जितना डायबिटीज की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता जाता है। अगर डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हार्ट अटैक का रिस्क और ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो और ज्यादा होता है, उम्र ज्यादा है तो और ज्यादा होता है, पेट निकला है तो और बढ़ जाता है, तंबाकू सिगरेट लेते हैं और बढ़ जाता है, शारीरिक रूप से हम परिश्रम नहीं करते और बढ़ जाता है। अब इनको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं? शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनको दवाओं से, खान पान में घी तेल चिकनाई को कम करके, शारीरिक परिश्रम बढ़ा के, चिंता तनाव घटा के, तंबाकू सिगरेट लेते हैं उनको हटा के। अब इसके बाद क्या कोई ऐसी चीज है जो उम्र के साथ होने वाली और डायबिटीज के साथ होने वाली हार्ट अटैक की बीमारी, जो कि 4 गुना ज्यादा होती है, उसको कम कर सके? पहले हमारे पास 20 वर्ष पूर्व एक चीज थी, एस्पिरिन। हम ऐसे हर व्यक्ति को एस्पिरिन देते थे कि एस्पिरिन देने से 6 लोगों को एस्पिरिन देते हैं तो एक का हार्ट अटैक रोकने में मदद मिलती। 6 लोगों को एस्पिरिन में एक का हार्ट अटैक, सोचो 15%, हम 16% संभावना घटा सकते हैं एस्पिरिन देके। तो 5 तो कहेंगे फालतू में डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है गोली देके, लेकिन एक के लिए वो बहुत बड़ी चीज हो गई। एक हार्ट अटैक अगर उसका रुक गया या टल गया। आज हमारे पास स्टैटिन जो दवा है, टोरवास्टैटिन जैसे आपने नाम लिया, आज हमारे पास वो दवा है। एस्पिरिन के साथ थोड़ी संभावना कि पेट में ब्लीडिंग ना हो जाए, इस तरह की रहती थी। स्टैटिन से तो वो भी नहीं है। तो हमारे पास स्टैटिन एक बहुत अच्छी एटोरोस्टैटिन एक दवा आ गई जो हमारे हार्ट अटैक के चांस को कम करने में मदद करती है। साइड इफेक्ट कोई नहीं। तो हम दे रहे हैं, ये पॉलिसी ठीक है कि नहीं, ये हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कैसे पता चलेगा कि इसका फायदा है कि नहीं? फायदा तो देखो, जिस दिन राम राम होगी उसी दिन मालूम पड़ेगा, हाँ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, फायदा हुआ। लेकिन ये फायदा हम चाहते हैं क्या? तो इसलिए यह देखा गया है, सिद्ध है कि हम एटोरवास्टैटिन देके हार्ट अटैक की चांसेस में डायबिटीज के व्यक्तियों में बहुत बहुत कमी ला सकते हैं। तो यदि हम उसको ले लेते हैं
तो वो रिस्क हमने कम कर लिया। नहीं लेते हैं तो जिस दिन होगा। अच्छा, अभी तो 5 मिलीग्राम, हार्ट अटैक पड़ने के बाद 40 या 80 मिलीग्राम। तो निर्णय हमारे हाथ में। हार्ट अटैक पड़ने के बाद वो भी 40-80 मिलीग्राम तब लेंगे जब घर आ गए वापस, अगर ना पाए तो। इसलिए 5 मिलीग्राम लेके अगर हम एक आईसीयू के रिस्क को बचा सकते हैं, आईसीयू में पहुंचने को, कर लें। इतने इंश्योरेंस तो लिया किया जा सकता है। जी, ये श्याम एस अग्रवाल साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, ये पूछ सकते हैं सर? जी अग्रवाल साहब, वो पूछने क्या कर रहे हैं? जी सर। चलिए मुकुल जी, आपको सवाल पूछा है, मुकुल जी पूछ लीजिए। आपका म्यूट म्यूट आपका साउंड बज गया। हाँ, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं एक जो इस समय का चल रहा है ओमिक्रॉन का, डायबिटीज एक कोमॉर्बिडिटी मानी जा रही है, और मैं समझता हूं कि पिछले 2 वर्षों में कुछ ना कुछ स्टडीज जरूर हुई होंगी कि डायबिटीज के पेशेंट को कोविड होने की कितनी ज्यादा संभावना है, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज किसी को पहले से है और वो कोविड से ग्रस्त होता है, किसी भी वेरिएंट से, डेल्टा से या पुराने से या ओमिक्रॉन से, तो उसमें क्या और ऐसे चीजें दिक्कत आ सकती है आगे जिससे सजग रहने की आवश्यकता हो इंसान को? भाई साहब, बात आपने बड़ी सही कही, लेकिन अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे सोचूं कि हम, एक बैट्समैन है, वो पैड पहन के और ग्लव्स पहन के और हेलमेट लगा के अब वो खेलने जा रहा है कि अब अगर बॉल आएगी तो मुझे चोट नहीं लगेगी। हमारा शुगर हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक प्रोटेक्शन कम हो गया। अब बिना पैड के खेल रहे हैं, पैड के खेल लगेगी नहीं लगी। हमने कहा ब्लड प्रेशर भी है, अच्छा इसका पैड के साथ साथ ग्लव्स भी नहीं है, एक हार्ट अटैक भी पड़ चुका है, ओह इसका मतलब हेलमेट भी नहीं है। अब बताओ मुझे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? डिपेंड करता सामने स्पिनर है या फास्ट बॉलर है। अगर स्पिनर है चोट लगेगी, खड़े हो जाओगे। फास्ट बॉलर है, पता नहीं क्या होगा, हो सकता है ब्रेन हेमरेज हो जाए। तो डेल्टा फास्ट बॉलर था, ओमिक्रॉन स्पिनर है, तो हमारे प्रोटेक्शन कम हो गए। प्रोटेक्शन कम हो गए, हमें संभल के खेलना है। कौन बॉल धीरी होगी, कौन तेज होगी, किसका क्या प्रभाव होगा, वो तो पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन जो जो भी हमारे साथ कोमॉर्बिड स्टेट्स होती हैं, वो हमारा एक एक प्रोटेक्शन की एक एक लेयर उतरती जा रही है, हमारा रिस्क बढ़ता जा रहा है। हमें अधिक सतर्क रहना है, हम अधिक वल्नरेबल हैं किसी भी आने वाली आफत के लिए। बस इसीलिए एक मोदी नाम का व्यक्ति वो हाथ जोड़ जोड़ के चिल्ला चिल्ला के कह रहा, भैया इंसुलिन लगा लो, भैया मास्क पहन लो, भैया बच के रह लो। पब्लिक कह रही कुछ नहीं होता। बस प्रोटेक्शन अपना ध्यान रख लो तो बचाव है, वरना तो बाद में तो गाली देने के लिए अस्पताल आईसीयू ही है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। मेरा नाम है देवराज मलिक, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी 85 एज मेरी है और 35 साल से मैं डायबिटिक हूँ और पिछले 3 साल से मैं इंसुलिन पे हूँ। मेरा ब्लड प्रोफाइल, मेरा बीपी ये अंडर कंट्रोल है, बीएमआई भी ठीक है। तो क्या कोई संभावना है कि मेरी ये जो इंसुलिन है इससे मैं वापस दवाई पे आ सकता हूँ? ये बाबूजी आपने चश्मा लगा रखा है। जी हाँ। और मैं देख रहा हूँ कि जो भौं के बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। मेरे 85 ईयर्स की एज है। बाबूजी कोई संभावना है कि ये बाल दोबारा काले हो जाए? नहीं जी। क्यों बाबूजी, ऐसा क्यों है? विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बाल दोबारा काले हो जाए? ऑब्वियसली मैंने शुगर में भी तरक्की कर ली है। तो हमारा वो समय निकल चुका है। अच्छा अच्छा। हमारा शरीर
मैं गाजियाबाद की बात करूं तो जब मैं आया था तो मैंने सुना था यहाँ के पुराने निवासियों से, अरविंद जी इनके मित्रों से, कि 25 साल 30 साल पहले 25 फीट की बोरिंग पे पानी आ जाता था। जी हाँ, आज अपने घर में आप बोरिंग कराते हैं 200 फीट पे, 400 फीट पे 400 पे, बताइए। तो दिल्ली में। अब क्या संभावना है कि वहां पे 25 या 50 फीट पे पानी आ जाए? नेवर। क्योंकि हम बोरिंग कर करके दूह चुके, हमने धरती का दोहन कर डाला। तो इतने समय से डायबिटीज होते हमारी वाटर टेबल जो है, जैसे नीचे जा रही है, हमारी इंसुलिन टेबल नीचे जा रही है, हमारी शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता प्रति वर्ष कम होती जा रही है। तो या तो किफायत से इस्तेमाल करें इंसुलिन को, वो हम करते नहीं, काम हो जाएगा। क्योंकि गुलाब जामुन ने क्या किया, 15 मिनट के लिए पंप और चलाया, एक टंकी भरी और उसके बाद पूरे घर में धुलाई कर दी हमने, सड़क पे भी छिड़काव कर दिया, वाटर टेबल और नीचे चली गई, लेकिन आज का काम निकल गया। तो हर साल हमारी इंसुलिन टेबल नीचे जा रही है। जब वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती तब हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं। यदि आप अपनी इंसुलिन टेबल को ऊपर ले आए तो हम बाहर की इंसुलिन हटा देंगे, लेकिन ये आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर को दोबारा 40 साल बनाने का नुस्खा मेरे पास नहीं है। तो अगर कोई मुझे ये सबज बाग दिखाए कि आपको दवाई लेने की, इंसुलिन की जरूरत नहीं है, तो ये सबज बाग ही है, इसका मतलब। मैं कुछ नहीं कहूंगा। सुनने में बातें अच्छी लगती हैं, कहना चाहते नहीं है। सुनने में अच्छी लगती हैं और मतलब ठीक है, एक लुभाने के लिए, आपको प्रलोभन देने के लिए सब बहुत अच्छी है, वास्तविकता से दूर है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है। अब इस ऐसा कहने पे एक दो लोग सामने आके खड़े कर दिए जाते हैं, भाई साहब जो बात आप कह रहे हो ना, ये प्रोफेशनल जरा कम है और कॉमर्शियल ज्यादा है। ना ना ना, देखिए मैं बताता हूँ, मुझे डायबिटीज हुई और उसके बाद मुझे डॉक्टर ने इंसुलिन बताई, मैंने 6 महीने इंसुलिन ली, उसके बाद मैंने एक दिन गुस्से में आके इंसुलिन फेंक दी, मैंने ये किया ये किया ये किया और आज मैं बिना इंसुलिन के ठीक हूँ। तो आप तो गुमराह कर रहे हो इतने सारे लोगों को। दिवाली लौट रही है। ये एक व्यक्ति का एक संस्मरण है, और उस व्यक्ति ने जो काम पहले कभी नहीं किया उसने अब किया, उसने अब किया, उसने परहेज किया, उसने टहला, उसने वजन कम किया, और जो चीजें हमारी काम नहीं करने दे रही थी इंसुलिन को, वो अब काम उसने ठीक कर लें तो लौट आया। लेकिन आप दौड़ लगा पाएंगे, आप उतना वजन कम कर पाएंगे कि जो इंसुलिन बन रही है, बची हुई है, अभी जीरो तो नहीं हुई है ना, जितनी बची हुई है उतने पे हमारा शरीर का काम चल जाए। यदि हम उतना करके उतनी इंसुलिन से काम निकाल लें तो इंसुलिन बाहर वाली खत्म हो जाएगी। लेकिन उतना कर पाना, जितनी पुरानी शुगर होती जाती है, संभव नहीं होता। इसलिए एक बार 30 साल का व्यक्ति, 40 साल का व्यक्ति वो कर भी ले, अब मैं आपकी उम्र में और इतनी पुरानी शुगर के साथ, अब तो उसको हम प्रैक्टिकली उम्मीद भी नहीं करते। जी धन्यवाद। सुशील त्यागी जी पूछ रहे हैं, खोल लीजिएगा सुशील त्यागी जी। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत से योग शास्त्री जो हैं, योग के जो इंस्ट्रक्टर हैं या योग के जो वैज्ञानिक हैं, वो ये बताते हैं कि यदि हम उद्यान बंद लगाएंगे या हम कोई भी ऐसा आसन करेंगे जिससे हमारा स्टोमक अंदर जाएगा, बैकबोन से जाके लग जाएगा। वीडियो खोल लीजिए, अपने वीडियो खोल लीजिएगा। जो हमारी योग की एक्टिविटी है, उनमें जो भी हमारी एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा नाभि का क्षेत्र, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन से लग जाता है, तो उसमें पैनक्रियाज की कुछ मालिश होती है। वो पैनक्रियाज की जो परफॉर्मेंस है, पैनक्रियाज की जो एक्यूरेसी है, वो कुछ बढ़ जाती है परफॉर्मेंस, और हमें लाभ मिलता है डायबिटीज में। तो ऐसा क्या संभव है या वो उनका अनुमान ही है बस एक? ये बहुत ही बढ़िया आपने ये जो बीच में शंका रखी है, बहुत बहुत अच्छी है। हर जगह क्या है, हर जगह ये एक थे वैज्ञानिक महान गणितज्ञ रामानुजन, उनके घर में खाने को नहीं था, वो स्ट्रीट लाइट की रोशनी के नीचे बैठ के सड़क पे
और कोयले से और सवाल और गणित की प्रमेयों को हल किया करते थे, और वहां से होके विश्व के महानतम गणितज्ञ बने। तो कहाँ से बंदा कहाँ चला गया। आज हम सारी सुविधाएं उत्पन्न करके, सारे ट्यूटर लगा के, सारी बुक्स दे के अपने बच्चे को बैठाते हैं, और वो उसका 1/100 भी नहीं सीख पाता। तो हर व्यक्ति की क्षमता में और उसका जो क्षमता के परिणाम में बड़ा फर्क होता है। हमारे पास आने वाली, हम पार्क में जाते हैं, लोग 2-2 घंटे बैठ के वहां पे योगा करते हैं, हम क्या देखते हैं कि यूं सीधे करके बैठे और ठीक है ये हो रहा है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा कि ये मत करो, मुझसे तो अच्छे हो, कि मैं तो वो भी नहीं कर रहा। तो इसलिए जो हम कर रहे हैं सब बहुत अच्छा, लेकिन हम ये देखें कि एक आपने टीवी पे रामदेव जी को भी अपना वो चलाते दिखा होगा, पेट को चला के वो दिखाते हैं, लगता पूरे को मरोड़ करके जैसे तौलिया निचोड़ते हैं उस तरह से रख दिया, नौली क्रिया है ना। हम ये बताएं हमारे कितने लोग पेट को उतना पिचका के और उस तरह से मरोड़ पाते हैं। जितना हम अच्छे से एक आसन को लगाएंगे उतना हम उसका परिणाम प्राप्त करेंगे। हमारा पेट तो, हमारे छाती यहाँ है, पेट यहाँ है, और यहाँ से यहाँ तक तो जाता नहीं है, और हम कह रहे हैं हम पैंक्रियाज को भी दबाएंगे, निचोड़ के इंसुलिन भी निकालेंगे और बनाएंगे भी, और उसके बाद उठने के बाद 2 रसगुल्ले खाएंगे। तो दोनों चीजों के जो हमारी सोच है, जो और जो हमारा पूरी जिंदगी जी रहे हैं, तो जो वो कह रहे हैं योग शास्त्री वो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि वह उस आसन को उचित प्रकार से लगा भी पाते हैं। और केवल आसन से नहीं होता, उस आसन के साथ जो बाकी जीवन शैली है, जो मानसिकता है, उसको भी नियंत्रित कर लेते हैं, जिसको कि हमारे पास अन्य 1000 लोगों में से 5 लोग भी नहीं कर पाते। जो जितना करता जाएगा वो उतना लाभ उठाता जाएगा। इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है पेट के अंदर की चर्बी को कम करना। आप शीशे के सामने कपड़े हटा के खड़े होइए, साइड से अपने आप को देखिए। अगर छाती और छाती से पेट अंदर है तो आप डॉक्टरों के क्लिनिक से दूर हैं। अगर छाती के लेवल से पेट बाहर है आपका या हमारा या किसी का, तो आप डॉक्टर के, अस्पताल के आईसीयू के उतने करीब हैं। जो पेट में जमा चर्बी है वह सीधे पैंक्रियास में और सीधे लिवर में जाकर वहां पे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, इन सब की तैयारी करती है। पेट की चर्बी घटाइए, अब आपका पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए। अब वो आपका पहले पेट की चर्बी घटे, फिर वो पैंक्रियास, उससे लिवर से चर्बी हटे, तब पैंक्रियास से उसकी इंसुलिन सिक्रेटरी पावर अपने आप बढ़ जाएगी। आप उसमें आसन लगाएंगे, उड्डयन आसन लगाएंगे, तो उससे वो और इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जो प्री रिक्विजिट है उसका तो पालन करना पड़ेगा। तो जो हमारे योग शास्त्रों में लिखा गया उसकी एक लाइन पकड़ के, एक लाइन को पकड़ के उसका पालन करके और फिर हमने या तो बिल्कुल सही कर दिया या बिल्कुल गलत कर दिया, ये नहीं करना। उस चीज को पूरा संपूर्णता से लेना है। साथ में जो आहार विहार लिखा है वो आहार विहार भी करना है। केवल एक आसन से काम नहीं होता, यह बहुत जादुई कार्य कर सकते हैं ये सारी चीजें, अगर हम उसको पूर्णता से उसका पालन करें तो। लॉजिस्ट है, तो मैं एक बार एंडोक्राइन सिस्टम को, जैसे मैं तो गूगल पे पढ़ रहा था, तो उसमें जो आजकल का जो यूथ है, मैं एक्चुअली ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ रहा था, तो आजकल का जो यूथ है वो जैसे टीन एज में आता है तो उसमें वो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स उसको एक तरह से कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल लगता है। आप तो बहुत ज्यादा जानते हैं इनके बारे में। तो मैं फिर इसको योग से कोरिलेट करा था गूगल पे, तो वो बता रहे थे एक योग शास्त्री कि यदि हम लिम्बिक सिस्टम पे ध्यान करें तो इनका जो उत्तेजनात्मक जो इनका स्राव है उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है या केवल पूरी कल्पना है उनकी? देखिए साहब, कल्पना तो कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है यदि हम उस तरह उतना परिश्रम करें, उस सीमा तक बढ़े आगे। हम लोग जो उथली जिंदगी जी रहे हैं इससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो सब
खराब होने वाला है। तो जो हम अपने सारे हार्मोन्स को, एक एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उतना ज्यादा वो जितने स्टेप्स हैं योग के हैं, उन सबको यम नियम आसन प्रत्याहार सब चीजों पे एक हमें वो लगना होगा। और हम केवल एक फिजिकल क्रिया से उसको, योग को निपटा देना चाहते हैं, उससे तो नहीं होगा। तो हो तो बहुत कुछ सकता है, और कुछ एक ईश्वर की प्रेरणा से 2-3-4 लोगों से मिलना हुआ भी है, जिन्होंने बहुत अच्छे उस चीज को, उसमें सिद्धता प्राप्त की भी है, सिद्धि प्राप्त की है। लेकिन हम उसके लिए अगर जितना हम पाना चाहते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी तो उतना करना पड़ेगा, तभी तो रिटर्न मिलेगा। हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम सीधे रिटर्न कर देना चाहते हैं। तो होती है चीजें फिजिकल लेवल पे। मैं आपसे कह सकता हूँ, जो मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स हमारे करके लाते हैं, और 100 में 10 लोग हैं जो बहुत लाभ उठाते हैं, जो देख के मुझे खुशी होती है कि जिनकी मैं दवाएं हटा पाया, घटा पाया, जो स्वस्थ हैं कम से कम, और 10-10 साल से, 20-20 साल से स्वस्थ हैं, वो मुझे खुशी होती है उन सबको देख के। ये लेकिन ये फिजिकल चीजों की बात कर रहा हूँ। जो फिजिकल के बाद जो उसके साथ जुड़ी हुई और चीजें हैं, जो मानसिक और जो आध्यात्मिक, भाई हम क्लिनिक में बैठ के उन चीजों को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, उतनी चर्चा नहीं हो पाती। और दूसरी चीज हो भी जाए तो क्या मेरा स्तर है, मानसिक स्तर, मेरा आध्यात्मिक स्तर है कि मैं उन चीजों को समझ सकूं और चर्चा कर सकूं, उनको समझा सकूं? मैं स्वयं नादान हूं, तो मोह माया में ग्रस्त व्यक्ति दूसरे को क्या शिक्षा देगा? तो अभी तो मैं उन चीजों पे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा उतना, लेकिन सब चीजों की संभावना है यदि हम उसके लिए उतने विचारशील, प्रयत्नशील हों। धन्यवाद सर। और किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैं तो डॉक्टर साहब का आभारी रहूंगा, क्योंकि 10 साल से मैं आपका पेशेंट हूँ, और जो आपने दवाई बताई है वहीं की वहीं मेंटेन है, वजन मेंटेन है, सब कुछ आपके उससे मेंटेन है सर। आपने कहा, चलिए मैं उसको हाथ जोड़ के और सम्मान पूर्वक ग्रहण करता हूं, लेकिन आप उस चीज का पालन करते हैं, अनुशासन से रहते हैं, तो आप कंट्रोल्ड हैं, आप मेंटेन्ड हैं। ये आपने जैसे बताया, वजन कम रखना है, आहार विहार रखना है, उस चीजों को जो है, ये आप ही की उसमें मार्गदर्शन सौ में सब लोग नहीं करते कि जो जो जिस पे जितना लग के पालन करेगा, जितना अनुशासित चलेगा, वो उतना उसके परिणाम अच्छे लेगा। अग्रवाल साहब कुछ पूछना चाहते हैं? अग्रवाल साहब जी। सर जी अग्रवाल साहब, अब साउंड को अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी हाँ, आपकी साउंड बंद है। म्यूट कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया आपको म्यूट। आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपना। जी सर, अनम्यूट करूं मैं? हो गया हाँ आपको? अनम्यूट है, बोलिए सर, बोलिए। हो गया, बोलूं? मैं क्या जानना चाह रहा था कि मैं 75 ईयर्स का हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं है, ना ब्लड शुगर है, ना बीपी, ना डायबिटीज, कुछ भी नहीं है। और एक की जगह 4 रसगुल्ले भी खाता हूँ, पर रोज नहीं खाता। मैंने बीच में जब मिल गया तो खा लिए थे, तो नहीं खाया। और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। क्या मुझको ये सब चीजें प्रिकॉशनरी हमको लेना चाहिए? सब टेस्ट वगैरह करवाऊं कि अभी तक मैंने करवाया नहीं कुछ? 2-3 कोण हैं जो आपने कहा। टेस्ट करवा लेना, अगर हम, इतनी सुविधा है हमारे पास कि हम करवा सकते हैं, इतनी संपन्नता भगवान ने दी है कि हम करवा सकते हैं, तो कर लेना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ, मैंने ये सोच के नहीं करवाया कि अगर करवाऊंगा कुछ ना कुछ निकल आएगा, और निकल आएगा तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ये सब लाइफ में। अभी तक मैं इजी वे में चल रहा हूँ, हर चीज खाता पीता हूँ, घूमता फिरता हूँ, ऑफिस भी जाता हूँ, और 8 घंटे काम करता हूँ, और रात को 8 घंटे सोता भी। चिंताएं बहुत है, पर मैं उसको फील नहीं करता। ये बहुत बढ़िया बात है। आपको मालूम है, हर आदमी के दिमाग में, हर आदमी की लाइफ में एक चिंता छोड़ हजार चिंताएं रहती हैं। कोई उसको बियर कर लेता है, कोई नहीं बियर कर पाता। मैं उनको होते हुए भी उनको अपने दिमाग में नहीं चढ़ाता। आराम से खाता हूँ, पीता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, 8-10 घंटे फील्ड का काम भी है, ऑफिस में बैठने का काम भी है, 8-10 घंटे बैठता भी है ऑफिस में।
ये सब करता हूँ। मुझको क्या करना चाहिए आगे? नहीं मैं चाहता हूँ 10-15 साल और इसी तरह से करता रहूं। नहीं, फिर कुछ करने की आवश्यकता क्या है? कुछ नहीं हाँ, करना बस चाहिए, वो जिस दिन जो होगा उसके लिए तैयार रहना चाहिए, बस भगवान का नाम लेके। भाई वो तो घर पे जाना तो एक, हर एक को है, हम भी जाएंगे, कोई भी जाएगा। फिर तो कोई बात ही नहीं, घर पे एक खाने बनाने वाली आ रही है, हम्म। भाई मैं खाना बनाने के बाद चख के नहीं देखती हूँ, परस देती हूँ, क्योंकि चख के हाँ। देखूं अब उसमें नमक कम हो, उसमें मिर्ची ज्यादा हो, गली कम हो, गली ज्यादा हो, और इतना चक्कर पड़ जाएगा। तो भाई मैं ये मैंने चखना बंद कर दिया, मैं खाना बनाती हूँ, परस देती हूँ, जैसा बनाए खाओ। जिस दिन कंप्लेंट आएगी, जिस दिन किसी के मुंह में कुछ दिक्कत होगी, उस दिन देखेंगे। तो तो मुझको अगर ये हम सब काम चख लें, कराना चाहिए। नहीं, अगर हम चख लें तो हम इस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम जान लेंगे क्या ठीक है हाँ, क्या गलत है, और वरना वही जैसा तो चल है। रहा है चलने दो, जो होगा देखी जाएगी। हाँ मैंने पहली हाँ, बात कही, सुविधा है, हम संपन्न हैं, करा सकते हैं उसका फायदा तो उठाना करा चाहिए। लें, हाँ। नहीं करा सकते हैं तो जो होगा वो भली करेंगे, नाम सब अच्छा होगा। रही बात, मैं 4 रसगुल्ले खा लेता हूँ, वो सब कुछ ठीक है, भगवान करे कि आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं भी सब वो, जब कभी कुछ होता है तो मैं पूरी बोतल एक दारू पी लेता हूँ, है, और वो उसके बाद मैं अगले दिन सुबह जब ठीक से उठ जाता हूँ, देखता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुई, तो एक जोश बढ़ जाता है, अगली बार फिर दोबारा पूरी बोतल दारू पी सकता हूँ। हाँ, ये पी सकता हूँ। तो हाँ। ये हम अपनी बोतल, अपनी शरीर को एक चैलेंज दे रहे हैं, नहीं, चैलेंज वो की। चैलेंज नहीं है ना, ना, नथिंग लाइक दैट। हाँ, आई मीन टू से जस्ट कि हर चीज खाने पीने की सुविधा है, चाय भी पीता हूँ, शक्कर भी डालता हूँ, मीठा कभी होता है तो वो भी खाता हूँ, पर उसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज होती रहती है बराबर, है कि नहीं? और इस तरह की कोई प्रॉब्लम मुझको नहीं हुई है। तो उस केस में मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि मुझको ये सब टेस्ट वगैरह करा लेने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ बस। मेरे ख्याल से टेस्ट कराने में कोई खराबी नहीं, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, कुछ निकल आएगा तो दिक्कत आ जाएगी, उससे ज्यादा बड़ी हम्म। दिक्कत तब आएगी जब सब हाँ, कुछ आ गई सही और कह हम रहे हैं, एकदम से पहुंचे। अभी तो उस दिक्कत एकदम का से पहुंचे। निराकरण किया जाने की संभावना हो सकती है, दिक्कत से है, रोकने के लिए। बनी हुई है। तो हाँ। उस इस चीज को दोनों लोग, हर एक की अपनी अपनी जिंदगी है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। एक आदमी कहता है कि नहीं, जो होगा देखी जाएगी, मैं कभी कुछ नहीं कराऊंगा। दूसरा कहता है कि करा सकता हूं तो करा के देख लेता हूं, रोक सकूंगा रोक लूंगा, नहीं रोक सकूंगा तब जो होगा देखी जाएगी। तो मैं तो यही राय दूंगा। अच्छा, मुझको क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, एक होल बॉडी प्रोफाइल कराने की आजकल बड़ी अच्छी, एक वो अच्छी या बुरी दोनों ही चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। एक वो चल गई, तो एक होल बॉडी प्रोफाइल होता है, वो आप करा सकते हैं। और अब तो लैब की लैब खुली पड़ी है, जिसको आप रिप्यूटेड समझें, जो जो आपके सामने दिखाई दे रही हो, जो नहीं, हर कोई दिखाई देता है। इंटरनेट पे जो इस लैब से बन करवा रहा लो। हो उस पे मत जाइएगा, बस मेरी इतनी गुजारिश है, क्योंकि इंटरनेट से नहीं, हाँ, फिजिकली सामने है, जो डायरेक्टली फिजिकली लैब सामने जो सामने दिख है। रही हो लैब, वो आपको मालूम है कि मेरे सामने ये लैब खुली है और 20 25 30 35 10 सालों से है, और ये लैब कितनी सही कितनी गलत वो आपको पता हाँ, चल जाएगा। और बाकी जो ऐड दे के कर रहा है कि सब मैं कलकत्ता से करा के भेजूंगा, आपको कुछ नहीं मालूम कौन है, क्या है, कहाँ क्या कर रहा है। हम तो लखनऊ वो चीज रहते हैं कराइए, देखते और रहिए, यहाँ सभी तरह की सुविधाएं हैं लखनऊ में। आराम से कराइए, उसको साल में एक बार यहाँ कराते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा सवाल फिर से पूछना चाह रहा हूँ। जी सर। मैं लिंटर्स लेता हूँ 6 यूनिट रात को सोने से पहले, और दिन में मैं 7 यूनिट लेता हूँ नोवा रैपिड के। 2-4 एपिसोड ऐसे हो गए कि रात को मेरी शुगर कभी कभी 60-70 भी पहुंच गई। किस समय? रात को सवेरे अर्ली 4 बजे के करीब, 3 बजे के करीब। तो नॉर्मली तो मुझे कुछ बेचैनी होती है, तो मुझे पता लग जाता है कि कुछ अब कुछ गड़बड़ है, तो आई बिकम लिटिल अलर्ट। लेकिन एक आधा ऐसा भी समय आया कि जब मुझे पता भी नहीं लगा, तो आई हैड टू बी सेंट टू द हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी। तो मेरा कहना चाहता था कि ये जो रात को मैं 5-6 यूनिट लिंटर्स के लेता हूँ, क्या उसको मैं बंद कर सकता हूँ? ये एक रियल मेडिकल प्रॉब्लम है, और ये आपने रखी, ये शायद कई लोगों के लिए बहुत
लाभदायक रहे ये जानकारी। शुगर जो कम हो रही है वो इसका मतलब क्या है कि दवा और भोजन के बीच का जो सामंजस्य है वो गड़बड़ा गया। जी शुगर कम हो रही है इसका मतलब जो हमने लिया है वो कम पड़ रहा है, जो हम दवा ले रहे हैं वो ज्यादा पड़ रही है, तभी शुगर ज्यादा कम हो जा रही है। दूसरी तरफ क्या होता है, कभी कभी हम भोजन हमारा ज्यादा होता है, इंसुलिन कम होती है तो शुगर बढ़ जाती है वाला फेज। अब जो सुबह सुबह 4-5 बजे शुगर कम हो रही है उसके लिए लेंटस जिम्मेदार है कि जो 3 बार की है वो तो काम करता है, वो सबसे प्रभावी है। मैं आपके जैसे उम्र वाले व्यक्तियों में इसको कभी रात देता, उन लोगों को नाम में लिखा हुआ रात में देने को, ये सुबह दे रहा है पता नहीं कहाँ का हार्मोन स्पेशलिस्ट है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट है, क्योंकि वो किताब पढ़ के लिख रहे हैं। मैं अनुभव पढ़ के उसको रिवाइज कर रहा हूं कि जो इंसुलिन हमारी सुबह 5-6 बजे शुगर कम कर रही है रात में लेके, उसको हम अगर सुबह कर देंगे तो उसका 24 घंटे होते होते प्रभाव थोड़ा कम होता जाएगा। रात में शुगर या अर्ली मॉर्निंग शुगर जो डिप हो रही है वो संभावना उसकी सबसे कम होगी। तो यही व्यक्ति एक मेरे सामने 35 साल का होता, 100 किलो 90 किलो वजन का होता, तो मैं उसको रात सोते समय देता। आपके लिए मैं उसको सुबह शिफ्ट कर देना चाहूंगा। 7 यूनिट लेते हैं आप लेंटस? लेंटर 6 यूनिट लेता हूँ, नोवा रैपिड 7 यूनिट लेता हूँ 3 दफा। तो नोवा रैपिड तो 4 ही घंटे काम करती है, तो लेंटस को मैं ऐसे में हमेशा सुबह देता हूँ रात की जगह। और उसके बाद भी अगर शुगर हम देखते हैं कि, और 3 बजे हम अलार्म लगा के सोएं और अपनी शुगर चेक करें, अगर 100 से कम आए तो लेंटस को 1-1 यूनिट करके घटा दें। इसका मतलब है सवेरे मुझे नोवा रेपिड भी लेनी है और लेंटर दोनों इकट्ठी ले लेनी है जी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। जी धन्यवाद। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ, इसमें जो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन हैं वो मुझसे नाराज हो जाएंगे कि ये कौन सी किस बेवकूफ ने आपको ये राय दी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं कहूँगा मुझे रात को सपना आया था मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। गॉड ब्लेस। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, नहीं तो चलिए डॉक्टर साहब मैं एक सवाल मैं ही पूछ रहा था आपसे कि जैसे कि डायबिटीज के अंदर एक भ्रम कहिए या भ्रांति कहिए कि इनके व्यक्तियों को भूखा नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए वो फास्ट जो है एकादशी का या पूर्णमासी का इनको नहीं रखना चाहिए, या कोई और ओकेजनल होते हैं उनको खाते रहना चाहिए। तो क्या ये एक भ्रांति है या फास्ट हम लोग रख सकते हैं, मतलब जैसे एकादशी का फास्ट या पूर्णमासी का या कोई और? नहीं, ये भ्रांति नहीं है, ये सर्वमान्य तथ्य है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटीज का व्यक्ति कहते हैं नो फास्ट नो फीस्ट, एक बात। इसी का दूसरा रूप कि न व्रत न दावत है। क्यों? क्योंकि जब हमने भोजन नहीं किया कुछ समय तक, तो अधिकांश दवाएं ऐसी हैं जो हमने दे दी, वो काम कर रही हैं, वो काम कर रही है और करती चली जा रही है। जैसे अभी बाबूजी ने कहा लेंटस ले रहे हैं, लेंटस 24 घंटे काम करती है। अब रात का भोजन किया था उन्होंने 8, 9, 10 बजे, वो भोजन 3-4 घंटे में हजम हो गया। तो 10 बजे भी किया तो 4 घंटे मतलब 2 बजे तक भोजन से बनने वाली जो शुगर थी, वो उनकी सप्लाई, जो बाहर की सप्लाई थी शुगर की, वो अब कट गई 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद अब इन्हें बाहर से शुगर नहीं मिल रही और इंसुलिन काम कर रही है। तो जो इंसुलिन काम कर रही है वह हमारी शुगर को कम कर देती है। तो इसलिए सुबह के समय और शुगर जो है वो इनकी घट जा रही है। ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उसमें भी घट जा रही है क्योंकि यहाँ इंसुलिन थोड़ी सी ज्यादा हो रही होगी। अब डायबिटिक के व्यक्ति में क्या हुआ? डायबिटिक व्यक्ति ने व्रत रखा, भोजन नहीं किया, दवा खाई हुई है, शुगर उसकी जब घटेगी तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि दूसरी चीज, एकादशी का व्रत है
हमने पहले तो कुछ खाया नहीं, जब खाया तो क्या खाए, पूरी, पराठा, हलवा, तो व्यंजन खाए। तो पहले तो व्रत रखा, फिर हो गई दावत। तो पहले तो शुगर घटती हुई है, और जब बढ़ी तो शू से बिल्कुल ऊपर चली गई। ये दोनों ही चीजें शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। तो इसलिए डायबिटिक व्यक्ति को, अच्छा ये भी जो पॉलिसी एक कही कि हर 3-3 घंटे पे खाते रहो, वह भी कोई समझदारी वाली चीज नहीं। कुछ लोग, जैसे अभी बाबूजी की बात हो रही थी, 4 बार इंसुलिन ले रहे हैं, वहां पे थोड़ी बाध्यता है, क्योंकि अब हम इंसुलिन के शेड्यूल से बंधे हुए हैं। जिस वक्त इंसुलिन आई उस वक्त हमें उसके अनुसार भोजन लेना है, नहीं लेंगे तो शुगर आवश्यकता से अधिक ऊपर नीचे होके हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। जो कुछ पेशेंट्स हैं जो हल्की दवाओं पे होते हैं, उनके लिए ये बाध्यता वैसी नहीं रहेगी। बीच वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ी बाध्यता हुई, थोड़ी नहीं हुई। तो हर व्यक्ति, हर डायबिटिक व्यक्ति के साथ थोड़ा सा नियम कानून बदल जाते हैं। लेकिन एक बात जो सब में यूनिवर्सल है, वह यह कि एक साथ बहुत ज्यादा खाना खाना, बहुत भारी खाना खाना, और दूसरी चीज बहुत लंबे समय तक कुछ ना खाना, यह दोनों हमारी परेशानियों को जन्म देता है। माता जी, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी माता जी सीनियर सिटीजन है, उनको वो कोई प्रश्न पूछना चाहती है, तो वो कुछ जानकारी। जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं ये कह रही हूँ, रात को ना मैं जैसे हर 2 घंटे में उठती हूँ तो टॉयलेट के लिए, तो मेरा मन अंदर से ये करता है कि टॉफी खाऊं या कोई भी चीज मुंह में गोली डाल लूं या कुछ ऐसा मुझे करने को मन करता है, कर भी लेती हूँ मैं। उनको शुगर नहीं हो गया? शुगर मेरी किनारे पे है। ये किनारे से क्या अर्थ हुआ? मतलब नीचे वाला किनारा या ऊपर वाला किनारा? तो अगर शुगर हमारी ये जो, हाँ कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ इससे संबंधित कुछ अभी? अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ऐसा उनकी फास्टिंग 100 क्या 105 100 रहती है, मतलब, और ये कभी इनका रहा नहीं सुबह, जैसे हम टेस्ट किया। बीपी की मेडिसिन जरूर लेती हैं? बीपी की गोली लेती हूँ मैं। जो आप कह रही हैं कि रात में कुछ हमें ये ऐसी तबीयत होती है, तो हो सकता है शुगर हमारी कम जाती हो। तो एक फिर दूसरा एक नियम है कि बीच बीच में हमें मध्य रात्रि की शुगर टेस्ट करके देख लेनी चाहिए कि 100 से कम तो नहीं जा रही। मध्य रात्रि की शुगर वो 100 से कम नहीं होनी चाहिए, 100 से कम वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए जब हम उठते ही हैं तो हम टेस्ट करके देख लें सप्ताह 10 दिन में एक बार कि 100 से कम तो नहीं है। अगर 100 से कम जा रही है तो दवाओं में थोड़ा अपेक्षित परिवर्तन करा लें। यह चीज का हमें इसमें ध्यान रख लें तो और वो अच्छा रहेगा इसमें। तो जब भी हमें कोई भी शुगर आवश्यकता से सीमा से नीचे जाती हुई, सीमा से ऊपर जाती हुई हमें मालूम हो, एक तो चेक करके कंफर्म जरूर करें, और दूसरा उसके अनुसार हमें दवाओं में, अपनी जीवन शैली में जो परिवर्तन करने की आवश्यकता हो उसको हम करा लें। तो अभी जो आप बता रही हैं उसके अनुसार मुझे लगता है कि शायद दवाओं की मात्रा में बीपी की गोली लेती हूँ, शुगर की नहीं लेती, बीपी की लेती। अच्छा, तो अब दूसरी चीज आती है, नॉर्मल व्यक्तियों को भी तो मतलब यह है कि अगर हमारे शरीर में शुगर की सप्लाई, जो शरीर के अंदर से बन रही शुगर, उसकी सप्लाई कम हो रही है तभी ऐसा होने की किसी को लक्षण हो सकते हैं। तो आप टेस्ट करके एक बार रात में जरूर देख लीजिए एक बार। मेरा मन ना मीठा खाने को करता है, जैसे कोई भी चीज मीठी खाती रहूं मैं, तो ऐसा मन करता है, जैसे रेवड़ी खा ली, लड्डू खा लिया और टॉप खा ली। मतलब भगवान ने स्वास्थ्य भी बेहतर दिया है और सुविधाएं भी पूरी दी है, और जब सब ठीक है तो खाइए, किसने रोका है फिर? रोगा तो ना, पर मेरे को हाँ शुगर नहीं चेक करी। हाँ एक बार देख भी लीजिएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बीपी भी साथ में जरूर देख लें, क्योंकि कभी कभी बीपी कम होने पर भी इसी तरह की कमजोरी की दिक्कत लगती है। अच्छा नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। चलिए नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मेरे को एक पूछना है जी। हाँ जी, ऐसा है कि मेरे को ना कोरोना हुआ था,
6 मई को मैं हॉस्पिटल से घर आई, तो हॉस्पिटल में मेरा डायबिटीज का लेवल जो था 450 तक बढ़ा हुआ था। घर आके फिर मेरे को इंसुलिन लेते लेते जो है वो 2 महीने हो गए तो कम होना शुरू हुआ 2 महीने बाद, क्योंकि डेली चेक होता था। मेरे सामने अभी भी रखा हुआ है ब्लड वो ग्लूकोज का चेक करने वाला, तो बेटा डॉक्टर है, वो चेक करता रहता था। तो डॉक्टर साहब फिर उसके बाद अब मेरा जो है एक टैबलेट मॉर्निंग 1000 और 500 शाम को लेती हूँ, तो फिर अब जो है 105 170 मॉर्निंग 105 170 शाम को, कभी 165 170 से कभी ऊपर नहीं हुआ। तो क्या मैं इसी को ही अपना नॉर्मल मान लूं, क्योंकि मेरा पहले 100 120 के बीच में रहता था और मैं 72 इयर्स की हूँ। और अब आप बताइए कि डॉक्टर मैं दवाई कंटिन्यू रखूं या दवाई अपने खान पान में जैसे परिवर्तन करके चला रही हूँ वैसे करूं? देखने में मुझे लग रहा है कि आपका वजन ज्यादा है। हाँ, वजन तो एक तो वजन घटाना है, मेरा 6 kg कम किया मैंने, अभी तो कम किया। बहुत बढ़िया, अभी और लगे रहिए, जितना ये कम रहेगा उतना अच्छा है। फल, सब्जी, सलाद, दालें, चने, डबल टोन दूध खूब लें। पराठा, पूरी, कचौरी, दालमोठ, नमकीन, मठरी, खस्ता, टिक्की, समोसा, दही बड़े, मलाई वाला दूध, मिठाइयाँ ये हटाएं, टहलें हैं और वजन जितना घटा सकें। दूसरी चीज 170-80 खाने के बाद की शुगर है, इसको अगर हम कम ला सकें हैं तो अगर हम बेटे से बात कर लीजिएगा, मेटफॉर्मिन जो 1000 और 500 दे रहे हैं उसको 1000 कर लें। इस दवा से शुगर कम भी नहीं होती और थोड़ा वजन के लिए भी प्रभावी होती है वो लाभ मिल जाए हमको। है खान पान, रहन सहन, दवाओं में परिवर्तन 150 के अंदर ले आए खाने के बाद की शुगर और बेहतर रहेगी। टेस्ट करना है भोजन के खाली पेट, सुबह नाश्ते के ठीक 2 घंटे पर भोजन आरंभ करेंगे 2 घंटे पे, दोपहर भोजन आरंभ करने के 2 घंटे पे, रात भोजन आरंभ करने के 2 घंटे पे, दवा खाते हुए, दवा छोड़ के नहीं। और तब उसके अनुसार हम उसको 100 और 140, हद से हद 110 150 इतने पे कंट्रोल करके रखें, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को पहले कभी रहा नहीं शुगर और अब ये कोरोना के बाद से ही हुआ है, तो ये टेम्परेरी है या मतलब टेम्परेरी नहीं है? अब तो 7 महीने हो गए ना, अब तो 7 महीने से है तो अब तो परमानेंट है। तो लगे रहिए, इसको करते रहिए, अभी भी बहुत अच्छी, बहुत हल्की दवाओं पे कंट्रोल्ड है। एक मैं आप लोगों को और सब सुधीजनों को राय दे सकता हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से ये जो पीछे लिखा है ये MCH टाइप करिए और जो उसमें प्ले स्टोर पे जो ऐप आएंगे उसमें ये MCH सेलेक्ट करके आइकन ये दिख ही रहा है आपको, इसको इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और उसके बाद उसको पब्लिक के रूप में रजिस्टर कर लीजिए। तो इसमें काफी जितनी हम लोग अपनी इसमें खान पान, रहन सहन, इससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो मैंने पूरी उसमें विस्तार से वीडियोस में बताई हैं। जो जो चीजें और आपको जानने में, समझने में मदद कर सकती हैं वो आपको इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बेटे से कह दीजिएगा कि वो डाउनलोड करेंगे तो वो एज मेडिको कर लेंगे, वो डॉक्टर के रूप में कर लेंगे। तो वो साथ में जो हमारी मेडिकल साइंस है जिसको कि हम सरल हिंदी भाषा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जरा वो भी देखें। किस फील्ड के हैं वो बेटे? एनेस्थीसिया। वाह, मजा आ गया। तो एनेस्थीसिया हालांकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो उसकी मिसेस चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। अच्छा, डॉक्टर दीपा कालरा। बहुत बढ़िया। तो वो दोनों लोग कर सकते हैं और देखें कि जरा जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या और कैसा लगता है उनको और कहाँ इस मुहिम को, इस मिशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें फ्रूट्स वगैरह कौन कौन से ले सकती हूँ? मुझे हर फ्रूट, सारे फ्रूट्स लिए जा सकते हैं। एक केला केवल 1 रोटी के बराबर शुगर बनाता है। अच्छा। एक पराठा 3.5 रोटी के बराबर शुगर बनाता है। तो मुझे कोई नहीं मिलता किसी पेशेंट को जो ये राय देता हो कि भैया पराठा मत खाओ, लेकिन केला कैसे खा सकते हो, तो कौन बेवकूफ ने बताया तुम्हें केला खा लो? ये हर कोई जना टांग अड़ाने पे आ जाता है। तो एक सुबह के नाश्ते में हम 2 पराठे खा रहे हैं, इसका मतलब 7 रोटी खा रहे हैं।
और फिर कहते हैं पता नहीं डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाती नहीं, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है और मेरी शुगर क्यों खराब हो रही है। लेकिन अगर कह दो एक केला खा लो, भोजन के पहले एक केला खा लोगे तो एक रोटी अपने आप कम हो जाएगी, और पराठे की जगह रोटी कर दो। एक पराठा खाया, एक केला खाया और 2 रोटी खाई, टोटल बर्डन कितना हुआ? 3 रोटी के बराबर। और 2 पराठे खाए तो टोटल बर्डन कितना हुआ? 7 रोटी के बराबर। बताओ फायदे में रहे कि नुकसान में? तो हमें फल सब ले सकते हैं, भोजन के पहले लें, ठीक है। आम, केला, लीची, चीकू, अंगूर जो बहुत मीठे होते हैं इनकी मात्रा 150 ग्राम रखें। सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद, अनार, नाशपाती, खरबूजा, तरबूज, पपीता, जामुन, बेर इनकी मात्रा 250 ग्राम रखें। पहले फल खाइए, तब भोजन लीजिए और फिर देखिए मजा। जब ये आप 250 ग्राम फल खा लोगे तो एक रोटी भी तो कम हो जाएगी, पौष्टिक चीजें मिलेंगी, विटामिन की गोली खाने की जरूरत नहीं, पेट साफ होगा, पेट साफ करने की दवा खाने की जरूरत नहीं, अच्छा लगेगा। यही नहीं होगा कि यार कुछ खाने को बचा ही नहीं, सब बिल्कुल भूसा खाते हैं। और आपको पौष्टिक चीजों के साथ में तब आप अच्छा अपना लाभ शुगर में भी ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रमोद शर्मा जी है पंजाब से, खोल लीजिए वीडियो। प्रमोद शर्मा जी पंजाब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ को शुगर 10 साल, तो ये ट्राइफाइड 2 वो गोली दिन की, अभी 7 दिन पहले को इनको ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और शुगर भी बढ़ गई थी एकदम। तो दिखाया, उसमें ट्रीटमेंट की उन्होंने, तो 2-3 दिन बाद ठीक हो गई। अब ठीक पर उन्होंने कह दिया कि ये दवाइयां बंद करो, खाली बिना फोर्टे के गोली लो और वो दो लो दिन में, पर उससे शुगर वो 191 ही रह रही है, वो कमी नहीं हो रही। देखिए दवाओं पे, ट्रीटमेंट पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उसके डिसाइड करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है कि हम ट्राइप्राइड 2 ले रहे थे वो ठीक थी, या जो आप ले रहे हैं वो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों के बीच में चलने की आवश्यकता है। कहीं इससे कम हो रही है, पहले इससे ज्यादा रह रही है, पहले वाली इससे कम हो रही थी, तो ये वाली चीज तो जो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब में केवल ऐसा नहीं कि शुगर देखिए वो दवा लिख दी, कितनी पुरानी शुगर है, वजन कैसा है, साथ में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लीवर कितनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वजन कैसा है, फिर उम्र कितनी है, कितना हम मेहनत करा सकते हैं, इन सब चीजों के आधार पे जब हम दवाओं का चयन करते हैं तब वो प्रभावी दवा होती है। वरना तो मेडिकल स्टोर वाला भी बता देता है कि ये दवा है शुगर की, बहुत अच्छी है, बहुत बिकती है, इसको खा लो। सर कंडीशन तो सेम ही रह रही है ना, असल में कोई हमने चेंज तो की नहीं, लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये तो हम सोचते हैं कि कोई चेंज नहीं हो रहा, हम हर दिन हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी क्षमता कम हो रही है, तो हम हर दिन परिवर्तित हो रहे हैं। तो शुगर में जो दवा आज नई शुगर है काम करेगी, वो 4 साल पुरानी हो जाने पे नहीं करेगी, जो 4 साल पे करेगी वो 8 साल पे नहीं करेगी, जो 8 साल पे करेगी वो 12 साल पे नहीं करेगी। तो सब चीजों के अनुसार दवाओं का चयन किया जाता है। हम सोच रहे हैं कि सारी चीजें सेम है, लेकिन सेम नहीं होती। तो वो इन चीजों के हिसाब से तब दवाओं की मात्रा को वो नियंत्रित करवा लीजिए। मैं ये कह रहा था कि अभी वो टाइफाइड 240 कंटिन्यू करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? हमने 240 से ये वाली दवा चेंज इसीलिए की थी कि उससे शुगर कम हो रही थी। अच्छा, हम फिर उस पर चले जाएंगे, फिर होने लग जाएगी। तो वो तो राय मैं नहीं दूंगा कि आप दोबारा उस पे जाएं। अच्छा, हाँ, तो ये चीज डॉक्टर से मिलके ही करवाइए, दोनों के बीच में कहीं पे समझौता करना। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। कोई और किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं? काफी 1.5 घंटा हो चुका है ऑलमोस्ट। मुकुल गुप्ता जी। मैं काफी देर से डॉक्टर साहब विचारों को सुन रहा हूँ, लोगों के प्रश्नों को भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं
ये देखता हूं कि एवरी वन इज अ यूनिक बॉडी। ह्यूमन बॉडी बिल्कुल अलग अलग है और हर रोज अलग अलग तरह का हम लोग खान पान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डायबिटीज जो है हमारे इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। किसी दिन हमने कोई दावत खा ली तो अलग हो जाएगा, किसी दिन किसी भी वजह से हमने खाना छोड़ दिया, पेट में गड़बड़ है, सोचा कि आज चलो जरा पेट को शांति दे दें, खिचड़ी खा लें, तो उससे डायबिटीज पे भी असर पड़ेगा। तो बड़ा ही एक सजग डिसीजन हम लोगों को लेना चाहिए। एक थंब रूल जो है वो शायद नहीं बनाया जा सकता कहीं पर भी डायबिटीज को प्रॉपरली डील करने के लिए। बिल्कुल सही, आपने जो निचोड़ है वो प्रस्तुत किया कि थंब रूल नहीं बनाया जा सकता। शहर में एक ही स्पीड पे गाड़ी चला लो ये संभव नहीं है, कहीं ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं एक्सीलरेटर, कहीं दाएं कहीं बाएं वो करना पड़ेगा। अब एक ये हो गया कि हाँ शहर में 60 के ऊपर स्पीड नहीं लेनी, लेकिन 60 के नीचे 0 से 60 तक बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो ये निचोड़ है जो आपने प्रस्तुत किया कि कोई एक चीज नहीं हो सकती। लेकिन एक बात भाई साहब यहाँ आपकी बातों से मैं जरूर उसमें बोलना चाहूंगा कि जो हम लोग भोजन करते हैं हमारी आवश्यकताओं से ये बहुत ज्यादा है। हम शरीर में कचरे की एक विशाल मात्रा देते हैं और उस शरीर सारा दिन उस कचरे की सफाई में लगा रहता है। उस कचरे को साफ करो, काम की चीज निकालो, बेकार की चीज को बाहर उगड़ो। अब काम की चीज ज्यादा हो गई, अब उसको सहेज सहेज के रखो, सहेज सहेज के रखो। ज्यादा सहेज लिया तो आप इनकम टैक्स वाले हो, फिर रेड पड़ जाती है। तो ये वाली जो चीजें हैं, जहां जरूरत से ज्यादा चीजें हमारी इकट्ठा हुई वहां रेड पड़ी। हम अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा, हमारा जो आहार है वो बहुत ज्यादा है, कम से कम हम कहें तो 2 गुना। जो हम जैसे जैसे, अच्छा ये एक सिद्ध एक तथ्य है जो कि अगर हम हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक हम भोजन लेते हैं तो हम अपने जीवन को रिस्क में डालते हैं और जीवन को जो हमारी आयु है वो घटती जाती है। अगर हम जरूरत से 10% कम भोजन लेते हैं तो हम अपनी लॉन्जेविटी बढ़ा देते, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा देते, बेहतर कर देते। तो हम सब लोग उम्र के उस पड़ाव में हैं जब हमें अपनी आवश्यकता से कम लेना है, बजाय कि आवश्यकता से 2 कदम आगे कि आज चलो, अच्छा आज त्योहार के नाम पे, और आज अरविंद भाई साहब ने दावत रखी है उसके नाम पे, और आज साहब वो शादी का भाजी आई है उसके नाम पे। मैं भी करता हूँ, जानता हूँ कि नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो भी हम लोग ये कम से कम इस उम्र के इस पड़ाव में हम लोग जो कर रहे हैं वो अपने साथ अत्याचार कर रहे हैं। हम अपनी आवश्यकता से कम 2 गुना हम सब लोग लेते हैं और शरीर सारा दिन उसी में उलझा रहता है कि उसको कैसे खाएं, कैसे पचाएं, कैसे निकालें। इस तरह एक बात अम्मा जी ने भी अभी रखी थी, उन्होंने कहा कि उनको रात में क्रेविंग्स होती हैं कि भाई मीठा खा लें कुछ। उनको 3-4 बजे होती है, लेकिन मुझे डिनर के बाद होती है। आइडियली डेली नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं एडमिट करता हूँ मैं लेता हूँ। लेकिन जैसे एक तिल का लड्डू है आजकल, उसके 6 पीस करके वो मेरा 1 हफ्ते चलता है। डिनर के बाद थोड़ा सा लिया और जीभ पे चलाते रहे, और उसका उतना ही मजा आता है जितना कि एक शायद पूरे लड्डू का आता है। ये तो बात सही है, उतना मैं लेता हूँ। मतलब क्या, चूंकि मैं डायबिटिक पहले था, आपको पता है, उसके बाद मैं बॉर्डर लाइन आ गया। अब 6-7 साल से हमेशा मैं चेक कराता हूँ हर 3 महीने पे। फॉर्चुनेटली वो एक अलार्मिंग लिमिट्स में नहीं है, विद इन द लिमिट्स ही आता है। दवाई मैं ले रहा हूँ आपकी राय के अनुसार। दवाई के साथ अगर अलार्मिंग लिमिट्स में नहीं है और 7-8 साल से नहीं है, मैं कहता 10-12 साल से नहीं है, सन 2000 में डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद 2007 तक आपने मुझे ठीक कर दिया, उसके बाद ठीक चल रहा है। तो क्या ये जो थोड़ा बहुत मैं ले लेता हूँ कभी मिठाई, ये
मुझे इस पे और अंकुश लगाना चाहिए या चलता रहे चीज, क्योंकि आपने जिंदगी बहुत- के लिए मिठास भी जरूरी है। आपने बहुत अंकुश, बहुत नियंत्रण रख रखा है, बहुत भगवान सब इस पे अच्छा रखे। जो कंट्रोल अगर आपने कहा, अरविंद भाई साहब ने कहा, और ये अगर आप लोग ये नियंत्रण बनाए हुए हैं तो ये सिंपली केवल अनुशासन के कारण से है। ये अनुशासन ही हमको, दवा नहीं रख सकती कभी। दवा तो कोई भी दवा हो वो 2 ढाई 3 सालों के अंदर चुक जाती है। तो दवा नहीं चुकी, वास्तव में हमारा शरीर, वो बोरिंग, वाटर लेवल नीचे चला गया, इसलिए वो 25 फीट की बोरिंग चुक जाती है। 50 फीट की बोरिंग कराओ, तो अगर हम पानी को किफायत से इस्तेमाल करेंगे तो 25 फीट वाली बोरिंग ज्यादा चल जाएगी। तो आप अपनी 25 फीट की बोरिंग पे चला रहे हो, तो ये तो आपकी खूबी है। तो ठीक है, वो बैलेंस बनाए रखना है। बैलेंस, एक्स्ट्रा ईटिंग का बैलेंस सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ही जी है ना। हम उसको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करके उसको कंपेंसेट कर लें, यही उसका सबसे, कि इधर आया उधर एक्सरसाइज करके फूक दिया, ये सबसे अच्छा कंपेंसेशन है बस। अच्छा, जैसे सर्दियों में एक्सरसाइजेज नहीं हो पाती, घूमना नहीं हो पाता, अरविंद जी भी नहीं जा पा रहे हैं आजकल घूमने के लिए, कल परसों बात हो रही थी, मौसम का मिजाज देखना पड़ता है, तो इससे क्या एकदम कुछ इफेक्ट पड़ता है? जैसे 2-3 महीने से नहीं हो पा रहा है। बहुत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो एक इसका सोल्यूशन है वो यही है कि भाई सर्दियों में हमारे लिए सुबह और शाम वह कष्टप्रद होती है, तो हम पूरे दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में बाहर निकलना कष्टप्रद होता है, तो हम घर में अपनी इंडोर एक्सरसाइजेस को प्रयोग में ला सकते हैं। ये 2 परिवर्तन कर लें और हम उसका एक जैसे देव ऋषि साहब को मैं देख रहा हूँ, वो कमरे में घूम रहे हैं मैं लगातार। सैर कर रहा हूँ, मैं 6,000 स्टेप डेली करता हूँ। वाह वाह। सोने से पहले 6,000 स्टेप होना जरूरी है। मैंने घड़ी बांधी हुई है, ये जी देखिए, जी और जी करता जी। हूँ मैं अभी, सुन भी रहा नहीं, हूँ और वॉकिंग भी कर रहा मैं हूँ। देख रहा हूँ, आपको ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने कहा आप कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। 6,000 स्टेप कम होने से पहले मैं सोता नहीं हूँ बस। वाह। नहीं, ये तो खैर कहीं ना कहीं हम लोग देखिए अपने शरीर को कंट्रोल करना ही चाहिए, और दवाई अपना रोल प्ले करती है, और ये सारी चीजें अपना यही है यम और नियम, जो नाम 2 आए हैं ना योग के अष्ट उसमें सूत्रों में, तो यम और नियम यही है जो देव ऋषि जी ने कहा। इनके तो नाम नहीं है, देव है और ऋषि है, तो योग आता ही आना। सर ये हमारे ऋषि साहब कजारी सर के डायरेक्टर रह चुके हैं अपने पूर्व में, बड़ा संतुलित जीवन जीते हैं हमेशा। ये हमारे बड़े, बल्कि बड़े भाई हैं हमारे बिल्कुल पास में। धन्यवाद बहुत। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो फिर, नहीं तो कोई आदरणीय नैब साहब धन्यवाद देंगे। कोई किसी का कोई प्रश्न? हमारे बीच में मिस्टर पाठक साहब भी चले गए मेरे ख्याल से। चलिए, कोई और किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं? बिल्कुल शर्मा जी हैं, अभी हम गए नहीं है। अच्छा, कहाँ है? आइए जी, इंटरनेट मेरे ख्याल से स्लो आ रहा है हमारे यहाँ, इसलिए फोटो नहीं आ रही है। आवाज सुन रहा हूँ मैं पूरी तरह से। मैंने 1 घंटे से जी हाँ, पाठक साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट एक्सपायर एसोसिएशन दिल्ली के प्रेसिडेंट्स हैं। आपका स्वागत है, आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी। नेट की प्रॉब्लम लग रही है मेरे ख्याल से ना। यस सर। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत अच्छा सेशन चला। 1.5 घंटे से मैं लगभग ज्वाइन करके सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब को, बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब सारी बातें डॉक्टर साहब ने, एक चीज में पूछना चाहता था, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 5 ग्राम कुछ उसमें हार्ट प्रॉब्लम के लिए कुछ 5 ग्राम बता रहे थे कि 5 ग्राम अगर लेते रहे तो। ये एक स्टैटिन नाम की दवा है जो हम कई लोगों को देते हैं, लेकिन इसको इस तरह से कोई ना ले कि मतलब स्टैटिन और एटोर्वास्टैटिन नाम ले दिया गया और 5 मिलीग्राम की डोज भी कह दी गई तो हर कोई लेना आरंभ कर दे है। लेकिन ये दवाएं जो हाई रिस्क लोग हैं उनको देने से आगे आने वाली चीजों को रोकने में थोड़ी मदद मिल सकती है। मतलब ये एक एक्स्ट्रा पैडिंग है जो एक दे दी गई कि भाई चल रहा हो, एक हेलमेट के आगे एक और एक्स्ट्रा कवर लगा दिया बस। ये डायबिटिक पेशेंट डॉक्टर साहब कब कब ले सकते हैं इसे? मतलब रूटीन में ले सकते हैं या कितने दिन बाद ले सकते हैं? डायबिटिक व्यक्तियों में तो जैसे जैसे डायबिटीज की ड्यूरेशन बढ़ती है तो अक्सर हम लोग 5 वर्ष से ज्यादा के डायबिटीज में सोचते हैं, 10 वर्ष के से ज्यादा की डायबिटीज में तो देनी ही देनी है। किसी को हार्ट अटैक, किसी को हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, स्मोकर है, तो उसमें देना और बेहतर रहता है। तो इस तरह से कुछ वो
ऐसे समय है कि जिसमें इसकी आवश्यकता और अधिक होती है। जहां रिस्क बढ़ता है वहां पे इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो बहुत फिर अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपका आज का पूरा सेशन में सुन करके, और शायद हम भी डॉक्टर साहब से जल्दी ही मिलेंगे इसके बारे में कुछ और अपने बारे में डिस्कस करने के लिए। खैर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमारे एमपी पाटिल साहब दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे, और बड़ा और किसी का कोई प्रश्न नहीं तो आदरणीय नैब साहब फिर धन्यवाद देंगे। कोई और प्रश्न? चलिए धन्यवाद। से डॉक्टर साहब एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि बातों से मुकुल जी ने कहा कि भोजन पे या मैन टू मैन डिपेंड करता है, तो मैं काफी लंबे समय से मैं स्वयं में लंच में और डिनर में सिर्फ एक ही रोटी लेता हूँ। मतलब जो आपने कहा कि क्योंकि हमारा एक थॉट आपका मुझे पहले अच्छा लगा कि अगर हम जिस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो ज्यादा इंटेक ना करें। मतलब तो मेरा ख्याल है कि रूटीन के अंदर जैसे फ्रूट्स भी हल्के रख लेते हैं, और ये थोड़े से बादाम या कोई ऐसी चीजें जिससे कहते हैं प्रोटीन जिसे मिले, मतलब ना वो भी डाइट का एक पार्ट रख सकते हैं, क्योंकि चीजों का एक सम्यक रहना चाहिए। मतलब तो मैं समझता हूँ डायबिटीज के अंदर पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ जैसे इसको 3 भाग में बांट सकते हैं, 1 पार्ट मेडिसिन, 1 पार्ट अपना आहार विहार खाना पीना, और 1 पार्ट घूमना आयाम व्यायाम। मतलब 3 पार्ट में वर्किंग करना चाहिए। ऐसा ना लगे कि मतलब एक ही पार्ट मेडिसिन पे हम डिपेंड हैं। ये तीनों पार्टों का एक बैलेंस होना चाहिए, मैं जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, तभी हम लोग एक संतुलित जीवन जिसे को जी सकते हैं। मतलब ना बिल्कुल सारगर्भित बात। जी पूरे सेशन का निचोड़ यही है। नहीं, ये सब आप ही की प्रेरणा से है, क्योंकि आपने जब से हमारा वजन कम किया है तो वो हमने बिल्कुल मेंटेन करके रखी हुई मशीन उसी को देखते हैं उनका। और आदरणीय फिर नैब साहब से कहेंगे कि अपना आज के सेशन को जो डॉक्टर साहब ने हमें इतना समय दिया 2 घंटे का, हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत ही ज्यादा। आदरणीय नैब साहब से निवेदन है कि वो अपना दो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज का बहुत ही सुंदर का ये रहा आज का ये सेशन, जो आपका 78वां सेशन था आज से 6 महीने पहले। ये बड़े उत्साह की बात है कि अभी तक की उसकी मैक्सिमम व्यूअरशिप रही है हमारे जो चिंतन और अध्यात्म वाली जो सीरीज चल रही है यूट्यूब पे। तो मैक्सिमम आप लोगों ने आपको सुना है, उससे महसूस होता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स हैं और वो ज्यादा से ज्यादा इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। और आज जिस तरह से आपने प्रश्नों को लिया और उनका जवाब दिया, विभिन्न उदाहरण देकर, कितने सटीक उदाहरण देके आदमी के सीधे ब्रेन में घुसा, आदमी सीधे दिमाग में आती चीजें कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सही है, इसी तरीके से करना चाहिए। आपने एक लाइफ स्टाइल चेंज करने के बारे में बताई है। आपका आज का जो भी हमारे लिए प्रिजर्व करने वाला ये यूट्यूब का सेशन है। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी आज के श्रोतागण जुड़े थे साथ में, वो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सके। और अगर किसी की प्रॉब्लम है तो आपने जो बताया पीछे एमसीएच, मैं काफी देर से उसको एल ला टा तक पढ़ रहा था, आगे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली का क्या है। आपने एमसीएच बता दिया, मैंने नोट कर लिया उसको, और उसके एमसीएच के नाम से आई गेट इट डाउनलोड। और कुछ एक प्रॉब्लम इंग्लिश लेटर्स को हिंदी स्टाइल में लिखा गया है। जी 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 समझ गए सर। अब आपने जब एमसीएच बताया तो, और ना मैं आपने हिंदी की बात की तो मैं लाटा तक पढ़ रहा था, आगे समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है। मेडिकल कंसेप्ट्स इन हिंदी। दैट्स ग्रेट सर। तो बहुत अच्छे है कि आप इसको इस तरह से लेके चले। आप दरअसल बोलने का स्टाइल आज बड़ा अच्छा लगा, प्रभावी का, जैसे एक अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को समझाता है उस तरीके से आपने एक बात को उदाहरणों के साथ समझाई है। एक बात को, एक वक्तव्य आपका बहुत स्पष्ट था और सीधे हृदय तक गया है, सीधे मन तक गया है, मस्तिष्क तक गया है, समझने के लेवल तक गया है। हम आपके लिए इस काम के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और अगले सेशन में हम अपनी नई प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और अपने नए सवालों के साथ आपके साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे अब कि आप बहुत जल्दी आए, 6 महीने का गैप नहीं हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब, मुकुल गुप्ता साहब, जो जूम में जितने भी, जैसा कि हम अपने जूम के ऊपर लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स के बाद एक विचार के साथ समाप्त करते हैं और 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। और आज का जो विचार है, परखो तो कोई अपना नहीं, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। जो तुम्हें चाहेगा, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा।
जो सही तुम्हें बात। चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। आइए 3 बार हम ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति